नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारी सी क्लास में। तो भाई आज है हमारा जो उड़ान बिहार बोर्ड का जो लेक्चर था। सो बेसिकली आज है लेक्चर नंबर 4 और आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे सर। चैप्टर तो सेम वही चल रहा था सर, क्या बात कर रहे हो, चैप्टर तो बिल्कुल सेम था भाई, है ना। तो आज हम क्या करेंगे बेसिकली, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है इसका हम अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर जो 4 है इसको हम करने वाले हैं सर। किसको करने वाले हैं भाई, लेक्चर नंबर 4 को हम जो है करने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो भाई अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं, थोड़ा सा देखेंगे हम। हाँ, सो आज का मुद्दा क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, एक दरख्वास्त करना चाहूंगा भाई, कि जो क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास सर क्यों है, वैसे तो लाइव होती है, बिल्कुल लाइव होती है बेटा जी, लेकिन आज क्या है कि आज हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा वो मेंटेनेंस का काम चल रहा है ना। और मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो आज कोई भी स्टूडियो अवेलेबल नहीं था। इस वजह से ये आपकी जो क्लास है रिकॉर्डेड चल रही है, मैंने पहले से रिकॉर्ड कर दी है। और वैसे ऐसा कभी होता नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि जो रिकॉर्डेड क्लास जाए आपकी। आपकी ज्यादातर जो क्लासेस होती हैं, सारी ही क्लासेस जो होती हैं वो लाइव ही होती हैं, लेकिन ये जो क्लास रहने वाली है वो आपकी रिकॉर्डेड रहने वाली है। थोड़ा सा मजबूरी को समझिए, मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो स्टूडियो आज के दिन कोई अवेलेबल नहीं था। अब जो मंडे से क्लासेस होंगी वो आपकी लाइव ही क्लास होंगी, तो आज की सिर्फ एक क्लास जो है झेल जाओ यार। आज की जो क्लास है रिकॉर्डेड रहने वाली है और मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो तो हम क्लियर कर ही लेंगे। ये जो क्लास है इसमें मैं इतने अच्छे से पढ़ाने वाला हूं कि आपको हर एक चीज जो है समझ में आएगी। ठीक है, कृपया करके आपस में बातें ना करिएगा, देखिएगा क्लास को ध्यान से। और हाँ, जिन बच्चों को शिकायत रहती है सर ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो बेटा देखो हर क्लास लाइव होती है। अब क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका सिलेबस पिछड़े, मैं चाहता तो इस क्लास को कैंसिल भी करवा सकता था बेटा जी, है ना। मैं चाहता इस क्लास को कैंसिल करवा देता, लेकिन भाई मैं आपके करियर के साथ खेल नहीं सकता। मैं आपकी क्लास 10वीं है उसके साथ खेल नहीं सकता। टाइम पर जो है हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और वो भी धीरे धीरे करना है, आराम आराम से चीजों को पढ़ना है। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि भाई मैं ये जो क्लास है वो रिकॉर्डेड देता हूं, क्योंकि मेंटेनेंस का काम तो होता रहेगा भाई, है ना। ये सारी चीजें चलती रहती हैं और कोई बात नहीं, मंडे को हम मिलेंगे तो मंडे से तो अपनी लाइव क्लास चलेंगी चलेंगी। कभी कभी ऐसा होता है महीने 2 महीने में कभी कभार एक आध बार हो जाता है, वैसे आपकी लाइव क्लासेस ही चलती हैं। आई होप आप मेरी मजबूरी को समझते होंगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। कहां से स्टार्ट करना है सर, तो आज हम क्या करने वाले हैं सर। तो हमने जो चैप्टर शुरू किया था यूरोप में, एक मिनट रुक जाइए बेटा जी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो हमने जो चैप्टर शुरू किया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और हमने अब तक बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया सर। क्या क्या पढ़ लिया, तो बिल्कुल आपके सर जो है हमेशा की तरह क्या करेंगे, हमेशा की तरह जो है कल का रिवीजन करवाएंगे और आज के जो नए टॉपिक्स हैं उनको भी कंप्लीट करवाएंगे। ज्यादा नहीं, मान के चलो 5 से 6 अगले लेक्चर में चैप्टर जो है पूरा खत्म कर दूंगा मैं गारंटी से कहता हूं अगले चैप्टर अगले लेक्चर तक ये पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। 5 से 6 लेक्चर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे इसके, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या काम करते हैं भाई, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भैया कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है ना। चलिए तो सब, अगर मैं बात करूं पहले ही लेक्चर की, तो हम हमारी कहानी कहां से शुरू हुई थी, तो आप देखोगे हमारी कहानी जो है बेटा जी, आप देखोगे कहां से शुरू हुई थी हमारी कहानी जो है, आप देखोगे हमारी कहानी फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई थी सर। कहां से शुरू हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई थी सर। फ्रांसीसी क्रांति से जो हमारी कहानी जो है शुरू हुई थी सर, ठीक है। मानते हो नहीं मानते, बिल्कुल मानते हो। तो फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करें तो कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, तो आप देखोगे है ना 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। एक बहुत बड़ा बदलाव क्या देखा गया, तो एक तरीके का आप बोल सकते हो कि संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है। क्या आ जाता है सर, है संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है ना। क्या आ जाता है सर, संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है सर, ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है, मतलब राजा भी होगा और संविधान भी होगा, ठीक है सर। फिर क्या हुआ, फिर और बदलाव होते हैं और आप देखोगे है ना, जो जैकोबियन क्लब जो है ना, राजा को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। राजा जो होता है लुई 16 जो होता है उसको, उसका गला काट दिया जाता है। उसकी जो वाइफ होती है, उसकी जो बीवी होती है, उनकी जो धर्म पत्नी होती है मैरी एंटोने, उनका भी जो है गला काट दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखोगे सत्ता जो होती है वो जैकोबियन क्लब के हाथ में आ जाती है सर। किसके हाथ में आ जाती है, जैकोबियन क्लब के हाथ में आ जाती है सर। किसके हाथ में आ जाती है, जैकोबियन क्लब के हाथ में आ जाती है। जैकोबियन क्लब के हाथ में आ जाती है। ये क्लियर हुआ, ये सारी चीजें हुई। फिर क्या हुआ, फिर होता यह कि भाई जैकोबियन क्लब का जो मालिक होता है, इसका जो नेता होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये बहुत ही शरारतें करता है भाई। मतलब ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, बहुत ज्यादा शरारती था भाई ये बंदा। इसके खिलाफ कोई भी जाया करता था उसको ये सूली पे लटका दिया करता था, गुलोटीन करवा दिया करता था। होता क्या है, इसको भी जो है लटका दिया जाता है। इसका शासन जो है सिर्फ 1 वर्ष तक चलता है, ज्यादा नहीं चलता, 1 या 2 वर्ष तक चलता है। और आप देखोगे 1794 में इसको भी लटका दिया जाता है। इन सब का जब ये इतनी राजनीतिक स्थिरता चल रही थी, अब देखोगे इसका फायदा कौन उठाता है, तो आप देखोगे 1799 में, आप देखोगे थोड़ा सा, अबे कुछ दिक्कत है इसमें, है ना। आप देखोगे कि 1700
1799 में जो हमारे नेपोलियन चचा जो होते हैं, जो हमारे नेपोलियन चचा जो होते हैं, ये सत्ता अपने हाथ में स्थापित कर लेते हैं। मतलब राजनीतिक सत्ता इनको मिल जाती है 1799 में। क्या मिल जाती है भाई? राजनीतिक सत्ता मिल जाती है। और आप देखोगे 1804 आते आते ये अपने आप को फ्रांस का राजा, फ्रांस का तानाशाह घोषित कर देते हैं, है ना, फ्रांस का तानाशाह घोषित कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया नेपोलियन जो था वो दूसरे राजाओं की तरह नहीं था। नेपोलियन एक बहुत ही निपुण राजा था, बहुत ही होशियार राजा था, बहुत ही दिमाग था उसमें। और इसका सपना था कि भाई ये पूरे यूरोप को जीतना चाहता है। इसका एक सपना था, एक एम्बिशन था, बहुत ही आप बोल सकते हो एम्बिशियस किंग था ये, है ना। एम्बिशियस मतलब बहुत ज्यादा ख्वाब रखने वाला जो है ये राजा हुआ करता था। समझ में आया? रिकॉर्डेड है, मेरे को पता है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, बेटा माफ कर दीजिए। अगली क्लास में मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ में कोई चीज नहीं है बेटा, है ना। मेंटेनेंस होने गया है भाई पूरे स्टूडियोज का, तो एक दिन पहले ही रिकॉर्ड करके देना पड़ा ताकि आपकी क्लास ना मारी जाए। बाकी मुझे इतना पता है कि आपको एक ही चीज क्लियर हो रही होगी, है ना। तो अभी तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, जो पहले जो क्लास में हमने पढ़ा है वही हम पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारी कहानी यहां तक पहुंची है कि भाई राजा जो होता है कौन बन जाता है भाई? नेपोलियन। नेपोलियन भाई साहब हमारे राजा बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं। और एक तरीके का इसका सपना था कि पूरे यूरोप पे कब्जा करना, पूरे यूरोप का शासन करना। ये सिकंदर से बहुत ज्यादा प्रभावित था और इसका सपना यही था, ठीक है ना। बाकी इसका सपना पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप देखोगे जब ये रूल करता है, जब ये राज करता है, तो ये बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है। बहुत बड़े बड़े आप बोल सकते हो कि प्रशासनिक रूप से बदलाव लाता है, राजनीतिक रूप से जो बदलाव लेके आता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं नेपोलियन कोड। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको हम बोलते हैं नेपोलियन कोड, है ना। या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं, नेपोलियन संहिता, ठीक है। तो ये सारी आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ा भी दी हैं। इसके अलावा नेपोलियन कोड में क्या था, भैया इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने पढ़ाया, लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना। फिर हम आगे किस पे भाई? फिर हम आगे 1815 तक होते होते 1815 में क्या हुआ? 1815 में आप देखोगे वाटरलू का युद्ध हो जाता है। किसका युद्ध हो जाता है सर? वाटरलू का युद्ध। जब वाटरलू का युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है? इसमें जो है हमारे नेपोलियन भाई साहब जो होते हैं ये हार जाते हैं, ये हार जाते हैं, ये हार जाते हैं भाई, ये हार जाते हैं। और आप देखोगे इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सारी जो चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये हमारी एक कहानी का हिस्सा था। तो मैंने आपको याद करो बताया था कि हमारी जो कहानियां हैं दो तरीके से चल रही है। एक तो हम राजा की कहानी पढ़ रहे हैं, जो भी राजनीतिक बदलाव हुए उसकी कहानी पढ़ रहे हैं, राजाओं की कहानी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हम यूरोप के समाज के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने किस किस चीज की बात की? तो आप देखोगे इसके अलावा हमने उदारवादता और रूढ़वादता के बारे में बात की। उदारवादी कौन थे भाई? उदारवादी लोग कौन थे? जो तृतीय स्टेट में आया करते थे। और आप बोल सकते, वैसे ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि तृतीय स्टेट में आते थे। उदारवादी वो लोग थे जो खुली सोच वाले लोग थे। मतलब इनका मानना था कि सबके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक सहमति से सरकार चले, सबके पास कानून के समक्ष जो है सभी लोग जो है बराबर होनी चाहिए। और जो डटकर, मतलब एकदम स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा फर्मली, स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से राजा का, राजतंत्र का, मुनार्की का जो है विरोध करते थे, इनको बोला गया लिबरल, इनको बोला गया उदारवादी, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जनरली उदारवादी कौन था? तो भाई एक नया वर्ग निकला, तीसरे वर्ग में से आप देखोगे, आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी, तो तीसरे जो वर्ग था उससे एक नया वर्ग निकलता है, मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग वो वर्ग था जिसने पैसे वैसे कमा लिए थे भाई, है ना। इसमें बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो आया करते थे। और इनका मानना यह था कि भाई देखो ऐसा है कि राजा कौन होता है हम पर हुक्म करने वाला? राजा है कौन? ठीक है ना। एक सहमति से सरकार चलनी चाहिए। राजा जो होता है जिन पर रूल करता है, क्योंकि राजा धनी है, राजा के पास पैसा आ रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? तो हम लोगों की वजह से आ रहा है। तो क्या हम लोगों को इतनी इजाजत नहीं होनी चाहिए? क्या हम लोगों के पास इतने अधिकार नहीं होने चाहिए कि हम अपने राजा को खुद चुन सके? तो ये सारी चीजें चल रही थी। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे रूढ़वादी। अब रूढ़वादी कौन है भाई? तो रूढ़वादी ऐसे लोग हैं जो नए बदलावों को अपनाना नहीं चाहते थे। अब ये जो लोग हैं वो राजा के बहुत ज्यादा चाहते थे, राजा के बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो एक होता ना, एक मित्रता जो होती, गहरी मित्रता जो होती है, वो लोग थे। इनको अभिजात वर्ग का या फिर एरिस्टोक्रेट्स भी बोला गया, इनको नोबल्स भी बोलते थे हम कभी कभी, है ना। जो कुलीन वर्ग से आया करते थे, नोबल्स हुआ करते थे भाई। और इनकी अलग ही एक आइडेंटिटी, एक अलग ही पहचान हुआ करती थी पूरे यूरोप में। तो ये सारी जो चीजें हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, जब हम उदारवाद की बात करते हैं तो यहां पे दो चीजें आती हैं। उदारवाद की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था दो चीजें आती हैं। एक तो होता है हमारा, मैंने आपको जल्दी जल्दी करते हैं भाई क्योंकि नए टॉपिक भी पढ़ने हैं भाई, ऐसे करवाता रहूंगा तो रिवीजन हो जाएगा। फिर मैंने कल आपको बताया था लास्ट टॉपिक जो था हमारा उदारवाद जो होती है, हमारे उदारवाद की हम बात करें तो उदारवाद को दो हिस्से में बांट लिया हमने। एक तो राजनीतिक उदारवाद, दूसरा हमने बांटा था कौन सा? दूसरा हमने बांटा था आर्थिक रूप से उदारवाद। राजनीतिक उदारवाद में हम यही डिमांड करते हैं भाई कि सब पे बराबर अधिकार होने चाहिए, और राजनीतिक रूप से जो है ना, सब पे अधिकार होने चाहिए। और आप बात करो कि सहमति से सरकार चले, एक तरीके का प्रजातंत्र की यहां पे बात बोली जा रही है। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि
कानून के समक्ष जो है सभी लोग बराबर होने चाहिए। ये था हमारा राजनीतिक उदारवाद। दूसरा था हमारा आर्थिक उदारवाद, इकोनॉमिकल लिबरेशन उसको बोलते हैं, है ना, इकोनॉमिक लिबरेशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक लिबरेशन की, अगर मैं आर्थिक रूप से उदारवाद की बात करूं, तो आप देखोगे इसमें क्या देखोगे सर, तो इसमें आप देखोगे इसमें बहुत सारी चीजें बोली गई। क्या बोला गया सर, तो इसमें बोला गया कि भाई बाजार जो है, इसमें जो भी प्रतिबंध लगा रखे हैं सरकार ने, जो भी प्रतिबंध लगा रखे हैं स्टेट ने, इन सारे ही प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। ये मैंने आपको बताया था। इसका एक सबसे अच्छा आपको उदाहरण कौन सा देखने को मिलता है, तो ज़ोल्वरिन जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। ये मैंने आपको बताया भाई। इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताया था क्या हुआ था इसमें, कि भाई जो हमारा जर्मनी जो था वो 39 राज्यों में विभाजित था, और जब जर्मनी हमारा 39 राज्यों में विभाजित था, और आप देखोगे कि जर्मनी की जो छोटी छोटी इकाइयां थी, इनमें दिक्कत बहुत होती थी। आप अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो तो आपको 30 से ज्यादा करेंसीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग करेंसी चल रही है, अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग करेंसी चल रही है। आप एक जगह से दूसरी, एक बॉर्डर को पार करोगे, दूसरे बॉर्डर जाओगे तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। एक सीमा लांघोगे, दूसरी सीमा में जाओगे, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। तीसरी दिक्कत यह थी कि भाई जो भार और मापन की पद्धति जो थी, यानी कि नापने और तौलने का जो तरीका था वो अलग अलग था। और उससे भी बड़ी दिक्कत यह थी कि जो चुंगी लगती थी, वो चुंगी का टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटीज लगती थी, जो सीमा शुल्क लगता था वो भार के अनुसार ही लगता था, और भार हर जगह अलग अलग है। तो इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप देखोगे ज़ोल्वरिन सीमा शुल्क बनाया गया था, एक संघ बनाया गया था, सीमा संघ जो है बनाया गया था, ज़ोल्वरिन करके नाम था इसका, कस्टम यूनियन बोलते हैं इसको, ज़ोल्वरिन कस्टम यूनियन। अब इसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि इन सारी बाधाओं को जो है दूर कर दिया जाए। और ये किसकी पहल पे शुरू किया गया था, तो प्रूशिया की पहल पे जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिवीजन। और फिर हम किस पे आ गए थे, फिर हम इसी पे आए थे भाई। अब 1815 के बाद क्या हुआ, 1815 के बाद आप देखोगे वाटरलू का युद्ध हो जाता है, और वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन की बुरी तरह पराजय हो जाती है। चार जो देश होते हैं, चार देश कौन से थे भाई, मैंने बताया था प्रैब देश, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये चारों मिलकर जो है हरा देते हैं नेपोलियन को। नेपोलियन हारता नहीं, खैर उसके हार के भी बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि 1812 में इसने रूस पर अटैक कर दिया था, 6 लाख की सेना लेके गया था, मैंने ये भी बताया था आपको, सिर्फ 40 आदमी लौट के आए थे। तो वो सबसे बड़ी गलती थी। ये बहुत ज्यादा कमजोर था जब इसने अटैक किया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, बहुत ज्यादा सपने देखने वाला इंसान था भाई, ये बहुत ज्यादा ख्वाहिशें रखता था। इस वजह से इसकी ख्वाहिशें ही जो है इसको ले डूबी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, चलो तो रिवीजन हो गया आपका, रिवीजन हो गया पक्का ना। तो देखो रिकॉर्डेड में भी समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड में समझ में नहीं आता। आपके जो अमित भैया हैं भाई, देखो रिकॉर्डेड में भी बहुत अच्छा समझाते हैं। बस कोई इंसान जो है समझने वाला होना चाहिए, सामने वाला अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा होगा तो भाई सब चीज जो है स्मूथली जाएंगी। तो मैं ऐसे ही बोलता हूं कि अगर ऐसी शांति बनाए रखोगे आप तो ऐसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा रिवीजन, ये हमारा रिवीजन था सर, ये हमारा रिवीजन था सर। ठीक है, क्लियर हुआ, रिवीजन वाला पार्ट था ये, हमने रिवीजन कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं नए टॉपिक्स के बारे में कि सर आज हम कौन कौन से नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आप कौन कौन से नए टॉपिक्स पढ़ाओगे। तो आज हम इन नए टॉपिक्स पे बात करेंगे, और हो सकता है कि हम 5वें लेक्चर में, यानी कि अगले लेक्चर में, इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दें, है ना। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा स्मूथली, बिल्कुल, है ना। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आज हम वेना संधि के बारे में बात करेंगे, वेना कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है। और फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, तो इसके बाद हम क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे, है ना, क्रांतियों के बारे में बात करेंगे, क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से अलग अलग जगह पर, है ना। यहां पे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, एक टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे सर, तो एक टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रांति का युग, क्रांति का युग। और किस तरीके से आप देखोगे यूरोप के अलग अलग भागों में क्रांति होगी, अलग अलग भागों में एक राष्ट्रवाद की भावना के दम पे आप देखोगे, है ना, यहां पर राजतंत्र को हटाने की मांग होगी। तो वो हम जो है इस टॉपिक में देखने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बात करेंगे 1948 के बारे में, और इस टॉपिक का नाम क्या है, सॉरी 1948 नहीं, 1948 नहीं, 1848 के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में सर, 1848 में फ्रांस में क्या हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार से फ्रांस में एक पूर्ण रूप से फ्रांस को एक क्या बना दिया जाता है, रिपब्लिक बना दिया जाता है। पूर्ण रूप से फ्रांस को एक क्या बना दिया जाता है, एक लोकतांत्रिक देश बना दिया जाता है। और 1848 में फ्रांस में जो एक उथल पुथल चल रही थी, उथल पुथल मतलब कभी वो जो एक होता है ना, एक चूहे बिल्ली की रेस जो होती है, कभी राजतंत्र आ रहा है, फिर लोकतंत्र आ रहा है, राजतंत्र आ रहा है, लोकतंत्र आ रहा है, कभी रूढ़वादी जीत जाते हैं तो कभी उदारवादी जीत जाते हैं। तो ये चूहे बिल्ली का जो गेम चल रहा है वो फाइनली इसका अंत कहां होगा, फ्रांस की मैं बात कर रहा हूं, यूरोप में मैं फ्रांस की बात कर रहा हूं, वो अंत होगा भाई 1848 में। खैर अभी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है, और धीरे धीरे इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, और मैं गारंटी से कहता हूं कहानी की तरह पढ़ेंगे और मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो भाई सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं भाई हम। सबसे पहले ये देख लेते हैं रूढ़वाद का जन्म, है ना। तो सबसे पहले हम जो
कल वाला लेक्चर था उससे ही स्टार्टिंग करते हैं ताकि आप अच्छे से जोड़ सको, अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें, हमारी बात तो रूढ़वाद पे चल रही थी, तो यहां पर वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको कल बताया था, वो सेम यहीं पे लिखा हुआ है। मैंने यहां से स्टार्ट इसलिए किया है ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। एकदम नया कोई टॉपिक आ जाता तो बोलते सर कल क्या पढ़ाया था, कल याद करो, कल मैं वही बता रहा था, वाटरलू के युद्ध के बारे में बता रहा था। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि किस तरीके से वाटरलू का जब युद्ध होता है, उसमें नेपोलियन जब हार जाता है, तो किस तरह से आप देखोगे कि फ्रांस में या फिर बाकी के जो यूरोप जो होता है, बाकी के यूरोप में फिर से रूढ़वादिता छा जाती है, फिर से रूढ़वादियों का जो है जश्न मनने लगता है, फिर से जो रूढ़वादी जो होते हैं इनका राज आ जाता है, और किस तरीके से उदारवादियों को दबाने लगते हैं। वो एक दौर जो है शुरू हो जाता है 1815 के बाद। मतलब 1789 में फ्रांस के लोगों ने जो स्ट्रगल किया था वो सब धरा का धरा रह जाता है, सब बेकार रह जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से जहां से बेचारों ने शुरू किया था, फिर से वहीं से शुरू हो गई चीजें। मतलब 1789 से पहले जो बर्बन वंश जो था उसकी सत्ता फिर से आ जाती है। आगे आप जानोगे, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले जानो, देखो 1815 में मैंने बता दिया आपको, ब्रिटेन, रूस, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर क्या किया, इन सब ने मिलकर जो है नेपोलियन को हरा दिया, है ना। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, कल के लेक्चर में ही बता दिया था। उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन की पराजय के बाद क्या हुआ, आप देखोगे नेपोलियन की पराजय के बाद आप देखोगे कि यूरोप की जो सरकारें जो होती है ना, यूरोप की जो भी सरकारें थी वो बैक टू द बेसिक्स, मतलब वो फिर से क्या हो जाती है, फिर से आप देखोगे रूढ़वादी हो जाती हैं। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, नेपोलियन भी तो राजा था, क्या नेपोलियन रूढ़वादी नहीं था? बेटा नेपोलियन को हम रूढ़वादी नहीं बोल सकते, क्योंकि नेपोलियन ने जो बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। नेपोलियन जरूर एक तानाशाह था, राजा था एक, लेकिन उसने कुछ ऐसे प्रशासनिक बदलाव किए थे, कुछ ऐसे उसने बदलाव किए जिससे सब खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत सारे लोग जो थे वो हैप्पी थे। मतलब कुछ कमियां भी थी इसमें, मैंने बताया था आपको नेपोलियन की अलग कुछ कमियां थी, लेकिन इसने कुछ ऐसे बदलाव भी किए थे जिससे कि जनता का भला हुआ था। तो लोग इसको वैसी नजर से नहीं देखते थे। मतलब ये इसमें दिमाग था, ये थोड़ा माइंडेड बंदा था, है ना, थोड़ा दिमाग था, इसको पता था कि किन के साथ खेलना है, कैसे खेलना है, किसको खुश करना है, किसको दुखी करना है, तो ये सब पता था इसको, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात नहीं करते। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे नेपोलियन भाई साहब का जो शासन जो था इसका अंत हो चुका है, और अब जो है हम किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, फिर से रूढ़वादियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब जब यहां पे शब्द का इस्तेमाल हुआ है रूढ़वाद, तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, बताओ तो जल्दी से बताओ। रूढ़वादी मतलब किसकी बात कर रहा हूं? मतलब मैं राजा की बात कर रहा हूं, है ना। मतलब मैं जो वो कुलीन वर्ग के लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग जो हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, है ना, जो नहीं चाहते थे कि राजा हटे या जो नहीं चाहते थे राजतंत्र का अंत हो, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो फिर से रूढ़वादियों का मंजर आ जाएगा। ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार का दबाव जो है, किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो नहीं चाहते, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो होने लगी। अब क्या हुआ भाई, यहां पे ऐसा हुआ, अब होता क्या है, क्यों यहां पे ऐसा बोला जा रहा है, रूढ़वादियों को ऐसा लगता था कि भाई जो समाज है और जो हमारी परंपरागत संस्थाएं हैं उनका संरक्षण जरूरी है। सिंपल सी बात है, वही बोल रहा है कि भैया हमारी जो परंपराएं हैं और जो हमारा समाज जो है जैसा चला आ रहा है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। हालांकि आप बाद में देखोगे रूढ़वादी जो होते हैं ये खुद से, आप देखोगे आगे, आप अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, आगे आपको जान के अचंभा होगा कि ये जो रूढ़वादी लोग हैं ना, ये खुद ही पहल करेंगे एक राष्ट्र बनाने के लिए, चाहे वो जर्मनी की बात हो, चाहे वो इटली की बात हो। आप देखोगे ये जो रूढ़वादी लोग हैं, ये जो राजा हैं, ये खुद ही एक पहल करेंगे, किसके लिए भाई, राष्ट्र को बनाने के लिए। तो अभी होता है ना कि मूवी चल रही होती है, पहले विलन होता है स्टार्टिंग में, कोई विलन जो है बाद में अच्छा बन जाता है, बाद में हीरो बन जाता है। तो यहां पे ऐसे ही कुछ होने वाला है। अभी जो रूढ़वादी हैं ये बोल रहे हैं कि भाई देखो पुरानी जो परंपराएं चली आ रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ये चली आने दो। हम पुरानी परंपराओं का संरक्षण करना, जो पुरानी परंपरा चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही है ना, ये सारी चीजें जो है कैसी हैं, बिल्कुल सही हैं। जैसे मैं बात करूं, रूढ़वाद का सबसे अच्छा उदाहरण तुम्हारे घर में देखने को मिलता है। आपकी अगर मैं बात करूं, आप बिल्कुल, आप में नया खून है, जवान हो आप तो, है ना, आप बिल्कुल जवान हो, आप में नया खून है भाई। आप किस प्रकार के हो भाई, आप बताओ, आप किस प्रकार के हो? तो आपने आपको उदारवादी बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नए बदलाव को अच्छे से अपना लोगे, उसको पचा लोगे। लेकिन वही मैं आपकी बात करूं, आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे, आपके दादी बाबा नाना नानी, तो शायद वो कैसे होंगे, रूढ़वादी होंगे। क्यों? क्योंकि वो नए बदलाव को जो है शायद ना पचा पाए। आपके घर में कभी लव मैरिज नहीं हुई है, आप अगर लव मैरिज करोगे, किसी अदर कास्ट में करोगे, तो शायद वो चीज उन्हें ना पचे, लेकिन आपके साथ के जो भाई बहन होंगे वो समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिबरल है। समझ रहे हो? तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि रूढ़वादी आपके घर में कौन है और उदारवादी कौन है। तो आप उदारवादी हो, आपके बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, जो पुरानी परंपराओं को चलाना चाहते हैं कि सेम कास्ट में शादी हो, अरेंज मैरिज हो, तो ये सब क्या है, ये सब रूढ़वादी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। उन परंपराओं को तुम्हारे जो घर वाले हैं वो चलाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रूढ़वादी उदारवादी में, तो ये उदाहरण देख लेना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे रूढ़वादियों को ऐसा ही लगता है भाई कि पुरानी जो परंपराएं चली आ रही है ना, इनको चलने दो। लेकिन हालांकि बाद में इनको ये पता लगेगा, बाद में इनको ये चीज रियलाइज होगी,
बाद में इनको ये चीज का एहसास होगा कि भाई देखो कि ऐसा है कि हमें कुछ जो है ना, कुछ बदलाव जो है हमें करने पड़ेंगे, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। अन्यथा फिर क्या होगा भाई, जैसे लुईस 16वें के साथ हुआ था वैसे हमारे साथ होगा। तो आप देखोगे आगे चल के कि जो रूढ़वादी हैं ये भी धीरे 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 ये जो नए नए बदलाव हो रहे हैं इसका हिस्सा बनने लगेंगे। ये भी एक तरीके से नए नए जो चेंजेस हो रहे हैं इनका भी हिस्सा बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भैया काम नहीं चलता ना। ये जो चूहे बिल्ली की रेस हो रही है कि कभी उदारवादी उठ खड़े होते हैं तो कभी रूढ़वादी, है ना, तो कभी उदारवादी फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से रूढ़वादी दबा देते हैं उन्हें। तो ये चूहे बिल्ली का जो गेम चल रहा था ना, इसका जो अंत है वो यही लोग करेंगे, है, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि अगर ज्यादा हुआ तो हमारी हालत भी सेम वैसी होगी जैसी लुई 16वें की हुई थी। क्योंकि देखो जनता जब अपने आक्रोश पे आ जाती है ना, जनता जब अपनी पे आ जाती है ना, तो भाई उसके आगे किसी की नहीं चलती, याद रखना हमेशा। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि भाई अगर बात करूं मैं रूढ़वादियों की, तो आप देखोगे ना कि वे क्या चाहते थे, वे चाहते क्या थे एक्चुअली। आप देखोगे वे चर्च, राजतंत्र, सामाजिक ढांचे, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचे को बचाकर रखना चाहते थे। मतलब मैंने बोला ना कि आपके घर में जो बड़े बूढ़े जो हैं वो ऐसे तो होते हैं, आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो कैसे हैं, ऐसे ही तो हैं बिल्कुल। वो क्या करते हैं भाई, वो पुरानी जो चीजें, पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं, भले ही चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उनको वो बनाए रखना चाहते हैं। समझ में आया ना? ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहां पे हो रही थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग जो है इस बात, हाँ अब यहां पे सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यहां पे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो रूढ़वादी हैं, उनका मानना यह था कि भाई प्रशासन जो है ना, प्रशासन के क्षेत्र में, अब इन्होंने नेपोलियन से सीखा कि भाई भले ही तुम रूढ़वादी हो, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमें बदलाव तो करने चाहिए, है ना, जो नेपोलियन ने किया। मतलब समझो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि कई सारे रूढ़वादी जो हैं उनकी सोच में थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा था। उनका मानना यह था कि चलो ठीक है, पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं, आए, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन को कैसे चलाया जाता है, कौन कौन से नए बदलाव आने चाहिए, उनको जो है वैसे ही करना चाहिए। मतलब यहां पे रूढ़वादी, आप बोल सकते हो रूढ़वादी जो लोग हैं ना, ये भी कुछ कुछ इनकी सोच जो है बदल रही है। ये कुछ कुछ जो रूढ़वादी हैं आप देखोगे, ये अपनी थोड़ी सी सोच को बदल रहे हैं धीरे धीरे कि भाई देखो ऐसा है कि हमें समय के साथ ही चलना पड़ेगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब देखो रूढ़वादी को क्या लगता था कि भाई रूढ़वादी अब देखो धीरे धीरे बदल रहे हैं। उनको क्या लगता था भाई देखो ये जो आधुनिकीकरण जो हो रहा है ना, ये जो आधुनिकीकरण हो रहा है, मतलब ये रूढ़वादी जो लोग हैं आप धीरे धीरे क्या कर रहे थे, ये आधुनिकीकरण को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब ये जो मॉडर्नाइजेशन जो है, जो चीजें जो मॉडर्न हो रही हैं, इनको सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जब तक हम आधुनिकीकरण नहीं करेंगे तो इससे हमारी जो परंपरागत संस्थाएं जो है ना वो मजबूत नहीं होंगी। हमारी जो संस्था चली आ रही है, इनको मजबूती देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तर्क पर खेलना पड़ेगा, हमें जो है आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, चीजों को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। जैसे आप ये किसकी मांग करते थे, जैसे ये बोलते थे भाई कि हमारे पास मजबूत आर्मी होनी चाहिए, है ना, हम अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का और प्रौद्योगिकीकरण का जो है इस्तेमाल करें। ठीक है ना, तो इन चीजों को जो है रूढ़वादी लोग सपोर्ट करते थे कि भाई देखो ऐसा है कि ठीक है, पुरानी चीजें चली आ रही हैं, लेकिन इसको मजबूती बना देने के लिए आपको आधुनिकीकरण के पीछे जो है भागना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा देखो, यहां पे सोच के देखो मैं बोल क्या रहा हूं, अब समझो मैं बोल क्या रहा हूं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बताओ तो ध्यान से देखो। ऐसा तो नहीं है ना ऊपर से जा रहा है तुम्हारे, मैं बोल ये रहा हूं कि जो रूढ़वादी जो लोग हैं ना, इनकी सोच में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे कि ये लोग चाहते हैं कि भाई चीजों को आधुनिकीकरण हो जाए, मॉडर्नाइज बन जाए चीजें, है ना। ये भी चाहते हैं कि एक तरीके से, है ना, हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे पास एक आधुनिक सेना होनी चाहिए। ये भी चाहते हैं कि भाई एक कुशल प्रशासन होना चाहिए, है ना। इनको भी लगता था कि भैया अगर, है ना, हम लोगों को टिकना है तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को जो है एक गति देनी पड़ेगी, मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम लोग बस बातें करते रहे, भाई पुरानी चीजें चली आए, पुरानी परंपराएं चली आने दो। हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाने पड़ेंगे। मतलब कहने का यह है कि ये जो नए नए बदलाव हो रहे हैं, उनमें से कुछ बदलावों को ये अपना भी रहे हैं। जैसे बात करें आगे, है ना, दास्ता की अगर हम बात करें, है ना, ये कुछ जो हमारे रूढ़वादी लोग हैं वो बदल चुके थे भाई। वो मानते थे कि भाई ये जो दास्ता, है ना, प्रणाली चल रही है, दास्ता मतलब ये जो दास वगैरह रखने की प्रणाली जो है, दास्ता सिस्टम क्या होता था, ये जो हम इसको आप बोल सकते हो कि सर्व करते थे, किसी को अपनी सेवाएं देते थे। इसको हम क्या बोलते थे भाई, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे दास्ता। दास्ता में होता यह था कि बड़े बड़ी जमीनें हुआ करती थी और उसका जो मालिक हुआ करता था, जो बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, इनके अंडर में लोग काम करते थे, इनके खेतों में काम कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज देते थे बेसिकली, है ना, टू सर्व। तो यहां पर ये सारी जो चीजें हैं इनके भी ये खिलाफ हो गए थे कि भाई ये सारी चीजों को हटाया जाए, है ना। अब ये सारी चीजें जब हट जाएंगी, मजबूत प्रशासन होगा, तभी क्या होगा, तभी यूरोप के राजतंत्र को और मजबूती मिलेगी। मतलब कहने का यह है कि राजतंत्र के खिलाफ नहीं है ये लोग राजतंत्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर हमें अपने राजतंत्र को मजबूत बनाना है तो हमें कुछ बदलावों को जो है, कुछ नए बदलावों को अपनाना ही अपनाना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है, बहुत अच्छे से
क्लियर हो गई होंगी, है ना, क्लियर हो गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात करें। अच्छा अब हमारी कहानी यहां पे खत्म हो जाती है हमारी। अब थोड़ा सा आ जाओ, है ना, थोड़ा सा याद करो, है ना। मैंने किसके बारे में बताया था भाई, मैंने आपको 1815 के बारे में बताया था। 1815 में क्या हुआ भाई, 1815 में वाटरलू हो गया भाई। क्या हो गया सर, 1815 में वाटरलू हो गया। और वाटरलू में क्या हुआ भाई, हमारे जो नेपोलियन भाई साहब जो थे हार गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद होता ही, अब नेपोलियन तो हार चुका है। अब सुनो ध्यान से, है ना, 1815 तक चीजें क्लियर है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1815 तक तो भाई नेपोलियन था। अब 1815 में क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध हो गया। अब नेपोलियन चचा हमारे हार गए। अब चचा जब हार जाते हैं तो होता क्या, हारने के बाद होता यह था, पहले ऐसा ही हुआ करता था, जो टीम हारती थी उसको संधि करनी पड़ती थी। संधि मतलब समझौता करना पड़ता था। मतलब मान के चलो मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जब हार गया तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो संधि करूंगा ना, मैं समझौता करूंगा। अब इस समझौते को ही क्या बोला जाता है भाई, तो इस समझौते को बोला जाता है वेना संधि, या फिर वेना समझौता, या फिर वेना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा सर वेना क्या है, तो भाई वेना की अगर मैं बात करूं, है ना, सुनो ध्यान से सुनो, वेना क्या है सर, तो वेना एक राजधानी है। क्या है सर, एक राजधानी है सर। वेना एक राजधानी है। कहां की राजधानी, आप कहां की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है सर। किसकी राजधानी है सर, तो ऑस्ट्रिया की जो है वेना राजधानी है। इतना पता होना चाहिए सर। कोई पूछ ले कि सर बेटा एक बात तो, वेना, वेना एक जगह का नाम है, वेना एक कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, एक राजधानी है। कहां की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की जो है राजधानी है। उस टाइम पे ऑस्ट्रिया क्या था, ऑस्ट्रिया पे हैब्सबर्ग साम्राज्य का जो है रूल हुआ करता था। हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है, एम्पायर जो है, इसका जो है राज हुआ करता था। अच्छा अगर मैं राजधानी की बात करूं, वेना संधि की अगर मैं बात करूं, तो वेना संधि किसके बीच में हुई थी, किसके बीच में हुई थी, तो आप देखोगे कि वेना संधि जो है, वेना संधि में कौन कौन शामिल था, तो आप देखोगे जितने भी प्रैब देश के लोग हैं, है ना, जितने भी प्रैब देश जो है, प्रैब देश मतलब प्रूशिया, जिन लोगों ने नेपोलियन के साथ में युद्ध किया था, जिन्होंने नेपोलियन के साथ में युद्ध किया था, उनकी बात की जा रही है। इसमें कौन कौन शामिल था, तो प्रूशिया, ब्रिटेन, रशिया, है ना, तो ये सब जो है ये शामिल थे। इनकी अगर मैं बात करूं तो हुआ क्या, ये जो पूरी मीटिंग हुई है इन लोगों की, जैसा आप देख रहे हो ना, फोटो देख सकते हो, ये पूरी जो मीटिंग है कहां पर हुई है सर, ये वेना में हुई है। वेना कहां पर है सर, मैंने जस्ट अभी बताया, वेना जो है ऑस्ट्रिया में। कंफ्यूज मत होना, वेना कहां पर है सर, ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या, 1815 की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन, वही उन्हीं की बात हो रही है, चार देशों की बात हो रही है। इन चारों ने मिलकर किसको हराया था, इन चारों ने ही तो मिलकर नेपोलियन को लताड़ दिया था भाई, है ना, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को मात दे दी थी भाई। अब ये चारों मिलेंगे कहां पर, अब ये होता क्या है, देखो जैसे मान के चलो मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है ना, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास बहुत संपत्ति है और मैं घमंडी भी था। मेरा अंदर से मकसद ये था कि मैं तुम चारों को लूट लूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर सही टाइम रहते मुझे रोका नहीं गया तो शायद ऐसा हो सकता है। तो तुमने क्या किया, तुमने घात लगाकर मुझे क्या कर दिया, मुझे पराजय दे दी। ठीक है, अब पराजय दे दी मतलब मैं हार गया, यानी कि मेरी जो संपत्ति है वो सब तुम्हारी होगी। तुम चार लोगों ने मिलकर मुझे हरा दिया। अब भाई वो संपत्ति जो है मेरी, जो बहुत बड़ा संपत्ति, मेरी बहुत बड़ा एम्पायर है, मेरे बहुत बड़ी संपत्ति है मेरी। अब उस संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए, उस संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, अब ये सब कौन निर्णय लेगा, तुम चार ही तो लोग, तुम चारों ने मिलकर मुझे हराया है। अब बंटवारा भी तो होगा तो चारों में ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं किसी एक को ज्यादा मिलेगा किसी एक को कम मिलेगा। तो अब जो नेपोलियन ने जिन जिन इलाकों पे कब्जा किया था, सुनो यहां पे ध्यान से, नेपोलियन ने जिन जिन इलाकों पे कब्जा किया था, अब ये जो चार देश हैं, क्योंकि इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया है ना, तो अब ये चार जो लोग हैं, चार जो देश के लोग जो हैं, ये कहां पर मिलेंगे, ये मिलेंगे वेना में। वेना कहां पर है सर, ऑस्ट्रिया में। अब ये चार लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि भैया अब फ्रांस या फिर जो भी टेरिटरी, जो भी इलाके नेपोलियन के द्वारा हड़पे गए थे, जो भी इलाके नेपोलियन के द्वारा जीते गए थे, इन इलाकों का क्या करना है, क्या क्या किया जाए, मतलब जो भी इलाके, जो भी पूरा साम्राज्य जो नेपोलियन के अंडर में आता था, उनको आपस में कैसे बांटा जाए। जैसे मैंने बताया ना, अभी मेरे को हरा दिया तो मेरी संपत्ति तुम्हारी हो गई, अब तुम चारों में बांटोगे, अब वो देख लो कैसे कैसे बांटना है तुम्हें। लेकिन बांटने के लिए मीटिंग तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, भाई चलो मिलते हैं, अब क्या करना है बताओ। तो यहां पे इन्होंने सोचा कि अब देखो एक काम करते हैं, अब जो भी नेपोलियन की संपत्ति है वो आपस में बांट लेते हैं। इसी के लिए क्या हुआ, इसी के लिए जो है वेना संधि हुई। और हाँ एक बात याद रखना, सिर्फ इसमें सिर्फ संपत्ति की बात नहीं है, संपत्ति इन द सेंस जो जो उसने जिन जिन इलाकों पे कब्जा किया था उसकी बात नहीं है। इसके अलावा भी आप देखोगे और भी बहुत सारे जो निर्णय हैं वो इस संधि के द्वारा जो है लिए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो बेसिकली आप बोल सकते हो जो ये पूरी प्रॉपर्टी जो है इनकी, या फिर आप बोल सकते हो जो जो एरिया जो कि नेपोलियन ने हड़पा था या फिर नेपोलियन ने जीता था, जो भी नेपोलियन का साम्राज्य जो था,
इसको बांटने के अलावा भी और भी कई सारे निर्णय जो है इस वेना संधि में लिए जाएंगे। और याद रखना कि एग्जाम में जो है आने के 100% चांसेस है, मतलब आएगा ही आएगा 100%, है ना। तो उसको एक काम करो, 5 स्टार रेटिंग ले लो, क्योंकि 100% जो है ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत बारी जो है इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा टॉपिक है। पानी पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो ये चारों जो देश के लोग हैं, ये चारों जो साम्राज्यों के, देश तो उस टाइम पे था ही नहीं, खैर कोई देश तो खैर कोई था ही नहीं। हाँ, इन चारों साम्राज्यों के जो लोग हैं ये आपस में मिलते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि भाई जो भी नेपोलियन का है, जो भी कुछ भी साम्राज्य है नेपोलियन का, उसको आपस में बांट लेते हैं। और भी बहुत सारे निर्णय लिए गए, कौन कौन से निर्णय लिए गए उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हुआ क्या भाई, अब पढ़ो, अब आपको एक एक चीज जो है ये लिखी हुई समझ में आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी लिखी हुई, ठीक है। तो सन 1815 में क्या हुआ, इन चारों देशों ने मिलकर किसको हरा दिया, इन चारों देशों ने मिलकर, है ना। आप देखोगे कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से नेपोलियन को हरा दिया। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे ये चार जो आपको साम्राज्य दिख रहे हैं जिन्होंने नेपोलियन को हराया है, ये क्या करेंगे, यही जो है यूरोप की रूपरेखा को तय करेंगे। मतलब अब क्योंकि नेपोलियन हार चुका है, यूरोप में सबसे शक्तिशाली कौन था 1815 तक, नेपोलियन था, नेपोलियन हार गया। अब जो नेपोलियन, नेपोलियन को जिसने हराया है ना, नेपोलियन को जिसने हराया है, वो चार लोग क्या करेंगे, वो जो चार लोग हैं, यानी कि ये चार जो लोग हैं, ये यूरोप का भविष्य का निर्णय लेंगे। यूरोप के भविष्य की रूपरेखा कौन खींचेगा, तो ये चार जो देश हैं ये मिलकर खींचेंगे। इसके लिए मीटिंग रखी इन्होंने। मीटिंग कहां पे रखी, तो वेना में जो है मीटिंग रखी। वेना हमारा ऑस्ट्रिया की राजधानी में आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, ये मीटिंग की कोई अध्यक्षता कर रहा था, जैसा आपने देखा होगा कोई मीटिंग वगैरह जब होती है तो उसकी कोई ना कोई एक अध्यक्षता कर रहा होता है, उसका कोई एक लीडर होता है ना, जो कि ये सब इनिशिएट करता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी मीटिंग वगैरह होती है तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष होता है ना उस मीटिंग का। तो ऐसी हम बात करें, जब ये वेना में मीटिंग हुई और जब ये चारों देश के लोग आए, इकट्ठे हुए, चारों देशों के जो प्रतिनिधित्व जो है आए, प्रतिनिधि जो है आए और इकट्ठे हुए, तो यहां पर इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता की भाई हमारे जो चांसलर था उस टाइम पर, ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक की हम बात करें तो भैया ये एक बहुत ही ज्यादा कट्टर रूढ़वादी था। ये एक तरीके का आप बोल सकते हो, ये एक बहुत बढ़िया आप एक उदाहरण ले सकते हो रूढ़वादियों में, है ना। तो आप देखोगे ना, अभी हम उदारवादियों की भी बात करेंगे। अभी ये जान लो कि ये जो ड्यूक मैटरनिक जो था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था भाई, है ना। इसने इस मीटिंग की, ये जो वेना संधि हुई, इसकी अध्यक्षता की। याद रखना, है ना, कि कोई पूछ ले कि भाई वेना संधि जो हुई थी, वेना कांग्रेस भी बोल सकते हैं, वेना संधि भी बोल सकते हैं, ये जो संधि इन चारों के बीच में हुई थी, ये जो चार दिख रहे हैं ना, इनके बीच में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी हमारे ड्यूक मैटरनिक साहब ने। तो इतनी आपको चीजें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देखोगे इस मीटिंग का मुद्दा क्या था, तो इस मीटिंग में हुआ क्या, वेना संधि का जो है खाका रूपरेखा जो है तैयार की गई। समझ में आया, यानी कि इस मीटिंग में जो क्या क्या होना है, वेना संधि का मतलब क्या है, समझौता जो होना है ना, समझौता जो होना है। जैसे कि हम बात करें, जैसा आप अभी आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान के चलो ये पूरा क्या है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया है, मान के चलो ये पूरा एरिया किसने कब्जाया था, नेपोलियन ने ये एरिया कब्जाया था, ठीक है, ये नेपोलियन ने, ठीक है ना। अब ये जो चार जो देश हैं, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, अब इन चारों ने क्या किया, इन चारों ने मिलकर हरा दिया नेपोलियन को हरा दिया, हार गया नेपोलियन। अब ये चार देशों ने निर्णय लिया आपस में कि काम करते हैं, चलो कहां मिलते हैं भाई, हम चारों इकट्ठे होकर काम करते हैं, मिलते हैं हम भैया वेना में। वेना क्या है, एक राजधानी है, जगह है, राजधानी है भाई। कहां की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब ये चारों इकट्ठे होकर मिलते हैं कि भाई एक बार काम करो, इतनी बड़ी टेरिटरी है, इतना बड़ा जो है इलाका है नेपोलियन का, अब ये तो हार गया है, तो अब हमने चारों ने मिलकर इसको हराया है, तो हम चारों इसको आपस में क्या करेंगे, चारों जो है इसको आपस में बांट लेंगे। अब इसके रिगार्डिंग जो है मीटिंग हुई कहां पर, वेना में, और ये जो निर्णय लिया गया, जो यूरोप की पूरी रूपरेखा खींची गई। अब यहां पे क्या हुआ, क्योंकि ये चार जो आपको साम्राज्य दिख रहे हैं, ये यूरोप के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है ना। अब ये चारों जो साम्राज्य हैं ये क्या करेंगे, ये पूरे यूरोप की, क्योंकि पूरा यूरोप बहुत बड़ा है भाई, अब पूरे यूरोप में यही लोग आते हैं, और नेपोलियन ने आधे से ज्यादा यूरोप पे तो कब्जा कर रखा था, तो पूरे यूरोप की रूपरेखा कौन खींचेगा, ये चार जो लोग हैं ये खींचेंगे। समझ में आया। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेना संधि। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेना संधि। इसी को हम वेना संधि के नाम से पुकारते हैं। समझ में आया, है ना। इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हुई।
हाँ, तो बहुत अच्छे से जो है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर आई होप हो गई होंगी। मतलब इससे अच्छे से कौन ही समझा पाएगा भाई, अब ये बताओ, है ना। मतलब आपको आई होप आप सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे अच्छे से कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। चलिए अब यहां पे जो मेन प्रश्न आता है कि वेना संधि में जो हुआ, अब ये जो पूरी मीटिंग चल रही है इनकी, चार लोग बैठ के आराम से भैया बता रहे हैं कि भैया देखो नेपोलियन को तो हरा दिए। अब नेपोलियन को हरा दिए तो नेपोलियन की इतना बड़ा साम्राज्य है नेपोलियन का, है ना, पूरे यूरोप में फैला हुआ है। अब इसको हम कैसे बांटेंगे आपस में, और भी क्या क्या निर्णय ले सकते हैं, तो वो सब जो है संधि में हो रहा है, ये सब जो है मीटिंग में चल रहा है। ठीक है ना। चलिए मीटिंग बढ़िया चल रही है, इमेजिन करो मीटिंग चल रही है बढ़िया से। अब इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए उस पर जो है थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो आप देखोगे इस संधि का जो है मुख्य लक्ष्य क्या था भाई, मुख्य लक्ष्य क्या था संधि का, कि भैया नेपोलियन के काल में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, मतलब नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए हैं, नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए हैं उन बदलावों को पहले जैसा बना देना, मतलब वो सारे बदलाव को हटा देना, है ना। तो नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए अधिकांश बदलावों को बदल देना, मतलब जो भी नेपोलियन ने बदलाव किए थे अपने राज्य में इन सबको हटा देना। ये जो नेपोलियन कोड वगैरह ये सब किसने लाया था ना, नेपोलियन संहिता वगैरह, सबको हटा दो, जैसी पहले चीजें चल रही थी वैसे चलने दो। ये यहां पर जो है पहले निर्णय लिया, यही निर्णय था। अच्छा, अब एक चीज याद रखना कि मैंने आपको कल बताया था, याद रखना कि भैया ये जो 39 राज्यों का संघ जो था, जर्मनी जो था, क्या था, जर्मनी जो था ये 39 राज्यों का संघ था। 39 जो छोटी छोटी इकाइयां थी, ये सबको मिला के क्या बनता है, जर्मनी बनता है। ये 39 राज्यों का जो संघ जो था ये बनाया किसने था, तो याद रखना बेटा ये नेपोलियन ने ही बनाया था, नेपोलियन ने ही बनाया था, ये नेपोलियन ने ही बनाया था कि भैया 39 राज्यों का संघ बनाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बाद में जर्मनी के नाम से जानेंगे। तो 39 राज्य जो की जो छोटी छोटी इकाइयां जो थी, इसको बनाया किसने था, ये 39 राज्यों का संघ किसने बनाया था, इसको मिला के जर्मनी बनता है, ये नेपोलियन ने ही बनाया था। तो भैया देखो याद रखना कि नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उन सबको हटा दिया गया, लेकिन एक चीज को छोड़ के, ये वाला, है ना, 39 राज्य जैसे थे वैसे ही रहेंगे, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ऐसा नहीं था 39 राज्यों को हटाकर 30 कर दिया जाएगा, 2 कर दिया जाएगा। ये जो बदलाव था नेपोलियन का ये रखा गया, बाकी जितने भी इसने बदलाव किए थे इन सबको हटा दिया गया। ठीक है ना, चलिए अंडू कर दिया गया बेसिकली, आप बोल सकते हो। चलिए अच्छा, अब इस संधि के अनुसार बहुत सारे कदम उठाए गए। कौन कौन से कदम उठाए गए, सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात जो है, सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ कि भैया बर्बन वंश जो था, बर्बो वंश कौन सा, याद करो याद करो याद करो, क्या था बर्बो वंश, क्या था, याद करो फटाफट से याद करो। अरे भैया जो लुई 16वां जो था, जो हमारे लुई 16वां जो थे, लुई 16वां जो था वो कहां का था, लुई 16वां जो था वो कहां का था, अरे बुर्बो वंश ही तो आता था, वो बर्बन डायनेस्टी से ही तो आता था भाई। अगर अब बात करूं लुई 16वें की, अब आप देखोगे लुई 16वां तो मर गया, वो तो उसको तो उस टाइम के लिए काट दिया गया था, लेकिन हां उसके ही खानदान के लोगों को जो है फिर से गद्दी पे बिठा दिया गया फ्रांस की। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी, बर्बन वंश की स्थापना हो चुकी थी। 1789 से पहले जो जैसा सीन था फ्रांस में, ठीक उसी प्रकार से वैसा ही सीन हो चुका था 1815 के बाद। यानी कि आप बोल सकते हो फिर से, है ना, एक तरीके से रूढ़वादी शासन आ चुका था, फिर से एक तरीके से फ्रांस में राजतंत्र आ चुका था। समझ में आ गया, है ना। तो फिर से जो है क्या हुआ, बर्बन वंश की जो है स्थापना हो चुकी थी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और क्या हुआ भाई। अब हुआ ये कि भैया देखो नेपोलियन से सब लोग बहुत डर चुके थे, नेपोलियन से सब लोग बहुत डर चुके थे। तो अगर नेपोलियन, यहां पे ऐसा बोला गया कि भैया अगर भविष्य में ऐसा कुछ फिर से ना हो, फ्रांस में फिर से भविष्य में कुछ ऐसा ना हो, तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस के आसपास कई राज्य बना दिए। क्यों बना दिए, ताकि भविष्य में क्या हो, ताकि भविष्य में जो फ्रांस है वो अपने साम्राज्य को ना बढ़ा सके। तो आप देखोगे ये पूरा पूरा जो आप देखो ना, फ्रांस जो है देखो, है ना, ये पूरा जो फ्रांस है देखो, दिख रहा है आपको फ्रांस, देखो, क्योंकि नेपोलियन ने तो बहुत आगे बढ़ा दिया था नेपोलियन, ये फ्रांस है ना। अब इसके आसपास आप देखोगे बहुत छोटे छोटे शहर बना दिए जाएंगे। जैसे आप देखोगे ना, ये इधर स्विट्जरलैंड है, इधर मिलान है ना, इधर इटली है, इधर नीचे आओगे, नीचे नीचे की तरफ इटली है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने धीरे धीरे आसपास छोटे मोटे आप बोल सकते हो कि नीदरलैंड हो गया। तो ये सब इसने क्या किया, इसने आसपास, फ्रांस के आसपास कई सारे छोटे छोटे राज्य बना दिए, ताकि भविष्य में फ्रांस कोई ऐसी हरकत ना कर सके जो नेपोलियन ने की है। ठीक है ना। और क्या हुआ भाई, जैसे यहां पे उदाहरण दे रखा है, जैसे हम बात करें उत्तर में नीदरलैंड का जो है राज स्थापित कर दिया। जैसे आप जाओगे ना, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा देखोगे, हाँ ये देखो, ये हमारा क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये हमारा नीदरलैंड है। ये फ्रांस के बिल्कुल उत्तर में जाओगे ना ऊपर, ये आपको क्या मिलेगा, नीदरलैंड मिल जाएगा। तो एक नया राज्य बना दिया नीदरलैंड। ठीक है, इस पे किसी और राजा को बिठा दिया। फिर आप देखोगे इसी तरह आप देखोगे दक्षिण में जाओगे, दक्षिण मतलब नीचे मतलब नीचे, ये दक्षिण हमारा, दक्षिण में आप जाओगे तो पिडमोंट से जनेवा को जो है जोड़ दिया गया। पिडमोंट और जनेवा कहां पर, तो ये भाई जर्मनी का हिस्सा हुआ करते थे। तो यहां पे आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आओगे, नीचे है ना, नीचे आप आओगे थोड़ा सा, ये देखो पूरा जो
दिख रहा है ना आपको, ये इधर साइड है ना, ये इधर साइड है ना। तो ये इधर क्या किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिडमोंट से जनेवा को जोड़ दिया। ठीक है सर, ये पूरा इटली का पार्ट आ जाता है। ठीक है सर, अच्छा आगे बात कर देते हैं। प्रुशिया को उसकी पश्चिमी सीमा के पास कई महत्वपूर्ण इलाके दे दिए गए। अब हुआ क्या भाई, प्रुशिया जो एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, ये जर्मनी का ही हिस्सा हुआ करता था। प्रुशिया की अगर मैं बात करूं, जर्मनी का ही हिस्सा हुआ करता था। 39 राज्यों में एक राज्य था प्रुशिया। मैंने आपको कल भी बताया था, प्रुशिया जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था 39 राज्यों में। अब मैंने बोला ना कि भाई ये क्या करना है, ये आपस में जो भी मैं कह रहा हूं हिटलर, जो भी नेपोलियन के पास था उसको आपस में बांट रहे हैं। अब यहां पे हुआ क्या, प्रुशिया को क्या मिला, तो प्रुशिया को हुआ क्या, प्रुशिया की जो पश्चिमी सीमा जो है उसके पास कई महत्वपूर्ण इलाके जो है इसको मिल गए। मतलब हो क्या रहा है कि जो भी, भैया मैंने बोला ना, तुमने मेरे को लूट लिया, अब तुम 4 लोगों ने मिलकर मुझे हरा दिया, अब मेरी जो संपत्ति है तुम आज चारों आपस में बांट रहे हो। तो आप देखोगे कुछ मिल गया प्रुशिया को, कुछ मिल गया रशिया को, कुछ मिल गया ब्रिटेन को, है ना। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सबको मिल रहा है। जैसे आप देखोगे ऑस्ट्रिया की हम बात करें, ऑस्ट्रिया को क्या मिला, तो ऑस्ट्रिया को भाई उत्तरी इटली का जो है कब्जा मिल गया। मतलब आप देखोगे ना, इटली कुछ ऐसा था, है ना। तो ऑस्ट्रिया में उस टाइम पे आप देखोगे, ऑस्ट्रिया में उस टाइम पर हैब्सबर्ग साम्राज्य था। और आप देखोगे कि जो इटली का उत्तरी भाग जो था, जिसपे पहले नेपोलियन राज किया करता था, वो किसके हाथ में चला गया, अब यह हाथ में चला गया ऑस्ट्रिया के हाथ में चला गया, ऑस्ट्रिया के हाथ में चला गया। ठीक है ना, समझ में आया। तो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, है ना, हाँ, तो यहां पे वही नल लिखी हुई है, ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भैया नेपोलियन के जो 39 राज्य जो थे, है ना, 39 राज्यों का एक जर्मन संगठन जो बनाया था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब ये जो 39 राज्यों का एक जर्मन संगठन जो था, इसमें कोई भी बदलाव जो है नहीं किए गए। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और क्या हुआ, अच्छा पूर्व की दिशा में जो है, अब जैसा आप कहोगे सर रूस को क्या मिला, सर रूस को कुछ मिला या नहीं मिला, हाँ बिल्कुल मिला। जैसा आप देखोगे रूस की अगर मैं बात करूं, तो पूर्वी दिशा में अगर बात करूं रूस की, तो पोलैंड नाम का एक आज के टाइम पे देश है, पोलैंड के कुछ जो भाग हैं वो किसको मिल गए, पोलैंड के कुछ भाग जो है वो रूस को दे दिए गए। जबकि प्रुशिया की बात करूं, प्रुशिया को सैक्सोनी का एक भाग दे दिया गया। मतलब कहने का ये यहां पे बंटवारा हो रहा है, यहां पे जो भी नेपोलियन के पाले में था, नेपोलियन के हिस्से में जो था, क्योंकि नेपोलियन अब हार गया है, तो नेपोलियन की ही संपत्ति जो है आपस में बांट रहे हैं। इतनी सी चीज हो रही है। क्लियर हुआ, हाँ ना, फटाफट से बता दो, इतनी चीजें हुई। चलिए अब क्या हुआ भाई, सबसे बड़ी बात क्या हुई, सबसे बड़ी बात यह हुई कि 1815 में जो है, जो रूढ़वादी शासन जो था, रूढ़वादी शासन व्यवस्थाएं जो थी, ये फिर से क्या हो गई, बहाल हो गई। फिर से क्या हुआ, फिर से आप देखोगे जितने भी उदारवादी जो होते हैं, इनको पकड़ पकड़ के मारा जाता है भाई। बहुत सारे जो उदारवादी जो होते हैं वो जमीन दोष हो जाते हैं भाई, कि भैया अब तो मामला गड़बड़ है भाई, है ना, इन 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन को तो हरा दिया भाई, अब ये क्या करेंगे, ये अब पूरी तरह से जो है रूढ़वादिता जो है पूरे समाज में फैलाएंगे। फिर से जो है एक राजतंत्र आ जाएगा। फिर से जो है वही पुरानी व्यवस्थाएं जो थी, जो 1789 से पहले थी, वो पुरानी व्यवस्थाएं जो है बहाल हो जाएंगी पूरे यूरोप में। तो ये डर था भाई किसके अंदर, उदारवादियों के अंदर, है ना। तो ये रूढ़वादी जो लोग थे, कैसे लोग थे भाई, ये पहली बात तो ये किसी भी प्रकार की जो आलोचना है या फिर किसी भी प्रकार का जो विरोध है उसके सख्त खिलाफ थे। मतलब तुम अगर, क्योंकि ये सत्ता में आ गए हैं, अब जब सत्ता में आ गए हैं तो कुछ भी उल्टे सीधे काम करेंगे। अगर कोई भी उदारवादी इनको बोलेगा, कुछ भी इनको क्रिटिसाइज करेगा, इनको भला बुरा बोलेगा, ऐसा बोलेगा तुमने ये गलत किया है, तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, या तो तुम्हें मरवा देंगे या तुम्हें जेल में डलवा देंगे, है ना। और आप देखोगे इन्होंने क्या किया, जैसे ही सत्ता में आए 1815 के बाद, 1815 के बाद जैसे ये लोग सत्ता में आए, वैसे आप देखोगे कि इन्होंने जितने भी अधिकांश जो अखबार हैं, किताबें हैं, नाटक हैं, गाने जो है ना, गाने होने वाली जो विषय जो है, इन पर क्या लगा दिया, इन पर जो है सेंसर लगा दिया। रूढ़वादी है ना, ये नए बदलाव को अपनाना ही नहीं चाहते, है ना। फिर से वही व्यवस्थाएं हो गई सब चीजों पर, अखबारों पर सेंसर। अच्छा, सेंसर का मतलब क्या होता है सर, सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर का सिंपल सा मतलब होता है कि मान के चलो कि तुम कोई अखबार छापते हो तुम, ठीक है ना। अच्छा, जब अखबार छापते हो तो तुमने सरकार के खिलाफ कुछ छापा, अब होगा क्या कि जब ये पब्लिक के पास जाएगा तो पब्लिक से पहले जो है सरकार के पास जाएगा। और अगर सरकार को लगेगा कि भैया इसमें कुछ गलत लिखा है, तो भैया सरकार या तो तुम्हारे पब्लिकेशन को बंद करवा देगा या फिर उस पर कैची चला देगा। इसको हम बोलते हैं सेंसर। तो सेंसरशिप लगा दी भाई सब पे, है ना, अखबारों पे, किताबों पे, नाटकों पे, गानों वानों पे, सब पे जो है यहां पर सेंसरशिप लगा दी गई। और फिर से जो है पुरानी व्यवस्थाएं जो है बहाल हो गई भाई यूरोप में, फ्रांस में। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, एक क्रांतिकारी कहां गए जितने भी, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए सर, क्या आना चाहिए सवाल, सर एक बात बताओ, आप हमको क्या बताओ कि सर एक बात बताओ कि अब 1815 के बाद रूढ़वादी आ चुके हैं, इसके बाद क्या होगा। मतलब 1815 के बाद वेना संधि हो गई, और वेना संधि के जरिए जो है आप बोल सकते हो कि पूरे यूरोप की जो है एक भविष्य तैयार किया गया। और यह निर्णय लिया गया कि भाई देखो ऐसा है कि फ्रांस में फिर से जो बर्मन जो वंश है वो आएगा, और फ्रांस में पहली जो व्यवस्थाएं चलती थी 1789 से पहले, वो सारी व्यवस्थाएं जो है बहाल कर दी जाएंगी, फिर से चालू कर दी जाएंगी। इससे दिक्कत किसको हुई, उदारवादियों को। इतनी विचारों ने मेहनत की भाई कि भैया हमें राजा को हटाओ, राजा को हटाओ, राजा को हटाओ, फिर से राजा आ गया, ठीक है ना।
अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए सर अब क्या होगा, वीना संधि भी हो गया 1815 के बाद, है ना। अब यहां पे जो है क्या होगा, तो अब जो है कहानी हमारी शुरू होती है कि 1815 के बाद क्या होगा, है ना। तो यहां पे एक दौर आएगा क्रांतिकारी का, तो है ना। सबसे पहले हम क्रांतिकारियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्रांति के युग की बात कर लेते हैं, क्रांति के दौर की बात कर लेते हैं हम, कि किस प्रकार से अब फिर से हमारे जो प्यारे उदारवादी जो लोग हैं, जो हमारे मूवी के हीरो हैं, विलन कौन है, रूढ़वादी, है ना। तो हमारे मूवी के जो हीरो हैं, अभी जो हीरो चल रहे हैं, क्रांतिकारी लोग जो हैं, उदारवादी जो लोग हैं, ये क्या करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ भाई, 1815 के बाद क्या हुआ, 1815 के बाद आप देखोगे, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अच्छा है बहुत प्यारा, आप बोल सकते हो ये, अबे ये मेरे को लगता है कुछ दिक्कत है इसमें, कुछ तो दिक्कत है भाई, है ना। चलिए, अब हुआ क्या, 1815 की अगर हम बात करें, 1815 की अगर मैं बात करूं, 1815 के बाद क्या हुआ भाई, 1815 के बाद बर्मन वंश आ गया, और 1815 के बाद आप देखोगे जितने भी हमारे उदारवादी जो लोग थे, जितने भी हमारे उदारवादी जो लोग हैं, ये क्या हो गए, जमीन दोष हो गए। सर जमीन दोष का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडरग्राउंड, मतलब एक तरीके से छुप जाना, है ना। जमीन दोष का मतलब क्या होता है, एक तरीके से छुप गए, ये जो भी गतिविधियां अभी खुले में करा करते थे, अब ये खुले में नहीं कर रहे, है ना। अब ये छुप छुप के कर रहे हैं, ये जहां पर जो है बोला जा रहा है ना, ये अपनी जितनी भी गतिविधियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अब खुले में नहीं कर रहे, ये छुप छुप के कर रहे हैं। क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं हम जमीन दोष, जमीन दोष हो गए। अब क्या हुआ भाई, अब क्योंकि जमीन दोष हो गए, इसका मतलब ये नहीं है बेटा जी, जमीन दोष तो हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी गतिविधियों को करना बंद कर देंगे। ये जो लोग हैं उदारवादी लोग, इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि अपने जो मैसेजेस हैं, अपने जो समाचार जो हैं, अपनी जो भावनाएं जो हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि इनकी सच्चाई क्या है, लोगों को भी पता लगे कि भैया राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चारा ढूंढ लिया। आप खुले में तो कुछ कर नहीं सकते, खुले में करोगे तो पकड़ के तुम्हें डाल दिया जाएगा जेल में, या फिर तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता किसकी आ चुकी है, रूढ़वादियों की। अब हुआ क्या, इन्होंने बनाई भाई सीक्रेट सोसाइटीज, अच्छा सर, है ना, सीक्रेट सोसाइटीज, या फिर गुप्त संस्था बोल सकते हो आप, गुप्त संस्था भी बोल सकते हो। आप देखोगे, अरे यार इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, अरे हाँ चलिए, गुप्त संस्था बना ली इन्होंने, गुप्त संस्था इन्होंने बना ली, इसको हम बोलते हैं सीक्रेट सोसाइटीज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीक्रेट सोसाइटीज, गुप्त संस्थाएं। अच्छा सर, ये गुप्त संस्थाएं क्या थी, अब इनका काम क्या रहा, देखो गुप्त संस्था कुछ भी नहीं होता, सीक्रेट सोसाइटीज होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट सोसाइटीज, गुप्त संस्थाएं। इनका मतलब क्या होता है कि अभी तक क्या था, अभी तक ये जो उदारवादी थे, ये खुले में सब कुछ कर रहे थे, अब क्या अभी खुले में कर नहीं सकते, तो इन्होंने क्या बना रहे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे समूह बना लिए, जो कि क्या करते थे, जो कि चुपके से, गुप्त तरीके से अपनी भावनाओं को दूर दूर तक लोगों तक फैला रहे हैं। मतलब ये चल तो रहा है, अभी भी खुले में नहीं चल रहा, गुप्त तरीके से चल रहा है। अपने जो आप बोल सकते हो कि जो भी अपनी भावनाएं जो हैं व्यक्त करना जो चाहते हैं, है ना, जो भी राजशाही का विरोध करना चाहते हैं, जो भी ये जो रूढ़वादियों को विरोध करना चाहते हैं, तो ये अब क्या से कर रहे हैं, ये गुप्त तरीके से कर रहे हैं। और अगर गुप्त तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनको पकड़ के मार दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, इनका मेन मुद्दा क्या था भाई, यही था राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाना, है ना, राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करना, और क्या था सर, है ना, राजशाही का विरोध करना, और यहां पर आप बोल सकते हो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का जो है समर्थन करना, यही था यहां पर इसका मेन मुद्दा। मतलब आप बोल सकते हो कि हमारे जो गुप्त संस्थाएं थी, ये जो बनाई गई थी, इसका मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा यही था कि भाई ये खुले में कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने गुप्त तरीके से बहुत सारे समूह बना लिए, और इन समूह का काम यही था कि भैया लोगों को गुप्त तरीके से राजतंत्र के बारे में बताना, सॉरी गुप्त तरीके से राष्ट्रवाद के बारे में बताना, राजशाही का विरोध करना, और एक लोकतांत्रिक सिद्धांत का जो समर्थन करना कि भैया हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया जाता है भाई, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ग्यूसेपी मजीनी, है ना। ग्यूसेपी मजीनी की हम बात करें, ग्यूसेपी मजीनी कौन थे भाई, तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनकी अगर हम बात करें तो भैया ये कहां के क्रांतिकारी थे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे, ये इटालियन क्रांतिकारी थे सर। कहां के थे सर, ये इटली के थे, इटली के क्रांतिकारी थे। और आप देखोगे इनका जन्म कब हुआ था, तो 1807 में हुआ था। कहां पर हुआ था सर, जनेवा में हुआ था इनका जन्म, है ना। तो ये इटली के क्रांतिकारी थे, 1807 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म जो है कहां पर हुआ था, जनेवा में हुआ था। आप देखोगे एक कार्बोनारी करके संगठन है, कार्बोनारी करके एक संगठन है, उसका भी ये हिस्सा रहे थे, याद कर लेना, लिख लेना एक बारी कि कार्बोनारी करके एक संगठन था, एक गुप्त संगठन था, उसका भी ये हिस्सा रहे। फिर जब ये बड़े हुए तो इनको लगता था भाई कि देखो ऐसा है कि भाई जर्मनी, अगर मैं इटली की बात करूं और बाकी के यूरोपीय देशों की बात करूं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर एक तरीके का आप बोल सकते हो राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, इनका सपना था। इन भाई साहब जैसे हमारे यहाँ पे गांधी जी थे ना, गांधी जी,
है ना। गांधी ने हमारे देश को आजाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वैसे आप देखोगे कि राष्ट्र के निर्माण में इन भाई साहब की भी अच्छी खासी भूमिका रही है। हालांकि सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन हाँ फिर भी इन्होंने एक तरीके से मानसिक रूप से लोगों को इतना विकसित कर दिया था राष्ट्रवाद के मामले में कि लोग सोचने लगे थे। तो मजीनी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, अब इनसे संबंधित आपको क्या चीज याद रखनी चाहिए, तो याद रखना तो इन्होंने दो गुप्त संगठन बनाए थे, है ना। इन्होंने दो गुप्त संगठन, है ना, तो यहां पे संगठन लिख दो, संगठन ज्यादा सही रहेगा, संगठन लिख दो, संगठन ज्यादा सही रहेगा, है ना। इन्होंने क्या किया था भाई, गुप्त संगठन बनाए थे इन्होंने, दो गुप्त संगठन बनाए थे इन्होंने, है ना। इन्होंने दो गुप्त संगठन बनाए थे। अबे तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुको थोड़ा सा, रुक जाओ रुक जाओ। हम्म। इन्होंने दो गुप्त संगठन बनाए थे सर, ठीक है सर। कौन संगठन थे सर, कौन कौन संगठन है, तो आप याद रखना। मार्च में आप देखोगे एक यंग इटली, यंग यूरोप। यंग इटली की हम बात करें तो ये मार्शले में बनाई थी। मार्शले एक जगह का नाम है बेटा जी, कंफ्यूज मत होना। मार्शले में इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था यंग इटली, और एक उन्होंने गुप्त संगठन बनाया यंग यूरोप। ये कहां पे बनाया सर, ये बर्न में बनाया। बर्न भी एक जगह का नाम है, याद रखना है, दोनों ही जो है जगह का नाम है। एक को 1832 में बनाया था और एक को शायद 1834 में बनाया था। एक बार देख लेना, 1832 और 1834 में इन्होंने दो बड़े बड़े जो है एक गुप्त संगठन बनाए। और आप देखोगे इनके अनुसरण से, मतलब लोगों ने इनको देखा, इनसे प्रभावित हुए, तो आप देखोगे कई अलग अलग जगहों पर, जैसे हम बात करें जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, ऐसी कई जगहों पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जो है गुप्त संगठन बनाए। समझ में आया, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने राष्ट्रवादी भावना को फैलाने के लिए दो गुप्त संगठन बनाए। इनका नाम याद कर लेना, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली को इन्होंने कहां बनाया था, मार्शले में बनाया था, और यंग यूरोप को इन्होंने कहां बनाया था, तो बर्न में बनाया था। और इन दोनों संगठन के बनने के बाद आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं इनसे प्रभावित हो उठे, और बहुत सारे लोगों ने प्रभावित होकर क्या किया, अलग अलग जगह पर जो है सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी। समझ में आया। चलिए, अब मैंने आपको क्यों बताया ये, क्योंकि आप देखोगे राष्ट्रवादी गतिविधियां हो रही हैं। अब होगा क्या इससे, इन सारी चीजों से होगा क्या, कि फिर से फ्रांस में कुछ होगा सर, फिर से कुछ वो जो एक क्रांति की आगे उठेगी, बिल्कुल उठेगी। अब तक क्या था, अब तक हमारे जो बेचारे जो उदारवादी भाई हैं ये जमींदोज हो चुके हैं, ये चुपके चुपके भाग रहे हैं, चुपके चुपके ये सब कुछ कर रहे हैं। इसका कुछ नतीजा निकलेगा, क्योंकि 1815 के बाद तो सब कुछ खत्म हो चुका था, बिल्कुल निकलेगा। अब क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो, 1815 की घटनाओं के बाद क्या हुआ भाई, है ना। अब देखोगे ना, कई सारे जो राष्ट्रवादी, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कई सारे राष्ट्रवादी जो थे वो जमींदोज हो गए थे, है ना। तो मैंने फिर इनके बारे में ही बता दिया आपको, मजीनी साहब के बारे में बता दिया, पढ़ लेना एक एक चीज जो मैंने आपको बता दिया, है ना। एक एक चीज बता दिया, जन के बारे में मैंने बता दिया। ये एक कार्बोनारी संगठन जो था उसके हिस्सा भी रहे थे 1821 में, इसके आप बोल सकते हो एक हिस्सा भी रहे थे, कार्बोनारी सोसाइटी का भी एक सदस्य बन गए थे लोग, है ना। बहुत बड़ा एक ग्रुप था ये कार्बोनारी करके, इसके भी ये सदस्य रहे थे, मैंने ऑलरेडी बता दी, सब चीजें मैंने आपको बता दी है ना। 1831 में आप देखोगे जब ये महज 24 साल के थे ना, तभी इनको जो है आप बोल सकते हो, है ना, इन्होंने एक चीज और की थी, है ना, लिगुरिया में क्रांति फैलाई। लिगुरिया एक जगह का नाम है, लिगुरिया जो है एक जगह का नाम है, यहां पे इन्होंने क्रांति फैलाने की कोशिश की थी, बट उनको जो है देश निकाला दे दिया गया था, है ना। इन्होंने एक जगह छोटी मोटी क्रांति करनी चाहिए, लेकिन इनको जो है देश निकाला दे दिया गया था, सिर्फ महज 24 वर्ष की उम्र में। फिर उसके बाद आप देखोगे इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, ये मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा सा देख लेना, है ना। दो जो है सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि आप बोल सकते हो गुप्त संगठन बनाए, और इनका नाम क्या रखा, मार्शले में और बर्न में उन्होंने यंग यूरोप और यंग यूरोप और आप बोल सकते हो यंग इटली, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये दो इन्होंने जो है गुप्त संगठन बनाती है। चलिए ठीक है, अब यहां पर मजीनी की एक विचारधारा की अगर मैं बात करूं, मजीनी जो थे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे, और साथ के साथ एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। मतलब ये बोलते बहुत अच्छा थे, लिखते बहुत अच्छा थे, है ना। ये सामने वाले को प्रभावित करते थे अपने दर्शन से। और आप देखोगे इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था सर, कि मजीनी का मानना क्या था, भगवान ने राष्ट्र को मानवता की नरसंगिक और एक जाति इकाई बनाया। मतलब कहने का यह है कि अगर हम बात करें, क्योंकि इनका मेन डिमांड क्या थी, ये पता, ये कथन याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो हमारे राष्ट्र है, हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, इसको क्या बोला है, इसको एक आप बोल सकते हो कि मानवता की, मतलब यहां पे बोलने का मतलब ये था इनका कि जो मानवता की अगर हम बात करें ना, है ना, तो भगवान ने इसको एक 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 क्या बनाया, एक इकाई बनाया है, एक नरसैंगिक इकाई बनाया है। किसको भाई, राष्ट्र को। मतलब अगर किसी भी देश में लोग रह रहे हैं तो वहां पे राष्ट्र का होना जरूरी है। अगर वहां पे मानवता होगी, अगर कहीं पर मानवता चाहिए आपको, तो उस देश में राष्ट्र को बनाना बहुत जरूरी है। तभी तो यहां पे बोला गया है कि भाई ये राष्ट्र को क्या है, राष्ट्र को मानवता की क्या बताया गया है। मतलब अगर तुमको चाहिए कि अगर तुम्हारे यहां पे क्या हो, मानवता हो, सब ह्यूमैनिटीज, एक होता है ना ह्यूमैनिटी करके चीज होती है, ह्यूमैनिटीज होनी चाहिए, मतलब, है ना, एक मानवता तो होनी चाहिए कम से कम आप में, एक दया भाव, करुणा की भावना तो होनी चाहिए, एक मानवता मतलब इंसानियत तो होनी चाहिए तुम्हारे में। और तो आपको अगर इंसानियत चाहिए तो राष्ट्र जो है, एक राष्ट्र जो है वो क्या है, एक
मानवता की नरसंगे इकाई है। अगर आपको अपने देश में सच में शांति चाहिए, मानवता चाहिए, तो उसके लिए आपको राष्ट्र का निर्माण तो करना ही करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये बोलना था हमारे मजीनी साहब का। इसलिए आप देखोगे, है ना, तो आप देखोगे ना कि इसलिए आप देखोगे इटली के जो छोटे छोटे राज्य थे, आप देखोगे बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था इटली, अलग अलग 7 राज्यों में इटली बटा हुआ था, और इन राज्यों को एक कर जो है ये एक देश का, एक राष्ट्र का निर्माण जो है करना चाहते थे, ठीक है ना। और ये तीसरा जो स्टेटमेंट है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इनकी देखा देखी में इनका अनुसरण जो है बहुत सारे लोगों ने किया, ताकि, है ना, ताकि अलग अलग गुप्त संगठनों को छोड़कर एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू की जाए, ठीक है ना। चलिए, और आप देखोगे ना कि यहां पे जो रूढ़वादी जो थे, इनको मजीनी से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था मजीनी। जैसे हम बात करें अंग्रेजों को, गांधी से बहुत डर लगता था, अंग्रेज जो थे वो गांधी से बहुत डरते थे। वैसे ही आप देखोगे कि हमारे जो रूढ़वादी जो लोग थे, है, रूढ़वादी की हम बात करें, ड्यूक मैटरनिख की अगर हम बात करें, है ना, ड्यूक मैटरनिख तो बहुत ज्यादा चिढ़ा रहता था इनसे कि भाई ये कैसा इंसान है। जैसे हम बात करें अंग्रेज जो थे गांधी से बहुत चिढ़ते थे, वैसे आप देखोगे रूढ़वादी जो लोग हैं वो मजीनी से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, और दूसरी तरफ क्या होता है आप देखोगे, इसी बीच जो रूढ़वादी ताकतें जो है ये तो ऑलरेडी अपने पैर पसार चुकी थी भाई, ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। चलिए, अब क्या हुआ भाई, उदारवादियों की अगर मैं बात करूं और अगर मैं राष्ट्रवादियों की बात करूं, आप देखोगे कि ये क्या कर रहे थे भाई, उदारवादी और राष्ट्रवादी जो लोग हैं ये अपनी इस राष्ट्रवादी भावना को ज्यादा से ज्यादा जो है फैलाने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर हुआ? अब आप देखोगे इनमें से, और हाँ याद रखना, अब याद रखना, इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं ना मध्यम वर्ग के अवजात लोग थे। मतलब समझे यहां पे क्या बोल रहा हूं, कि यहां पे जो लोग राष्ट्रवाद, देखो क्रांति जो आती है, एक जो बहुत बड़ा बदलाव आता है ना, याद रखना हमेशा, एक ज्ञान की बात कर रहा हूं तुमसे, क्रांति जो आती है, बदलाव जो आता है ना, ये गरीब लोग या अनपढ़ लोग नहीं लाते, ये हमेशा पढ़े लिखे लोग ही लाते हैं। तो याद रखना, ये जो क्रांति हो रही है इसमें कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को मध्यम वर्ग के लोग हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था ना, मध्यम वर्ग के लोगों के पास भी धीरे धीरे पैसा आ गया था, और ये जो पैसा आ गया ना, तो ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं यही क्या कर रहे हैं, यही क्रांति लाना चाहते हैं, यही जो है राजतंत्र के खिलाफ है। इनमें कौन कौन लोग आते हैं, तो आप देखोगे प्रोफेसर हो गए, स्कूल टीचर, क्लर्क, वकील, व्यापारी, ये सब जो लोग हैं कौन है, ये सब जो लोग हैं ये मध्यम वर्ग के जो अभिजात लोग जो हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, ये चाहते थे क्रांति, है ना। अब क्या होगा, अब होगी क्रांति भाई, अब क्या होगा, अब होगा क्रांति का युग, है ना। अब क्या होगा, यहां पे लिख लो, क्रांति का युग, क्रांति का युग। क्रांति के युग में क्या हुआ सर, क्या हुआ क्रांति के युग में सर जी? अब क्रांति में हुआ ये कि देखो 18, अब देखो हमारी कहानी कहां तक पहुंची है ना, 1800, अब याद ध्यान से देखें, 1815 में क्या हुआ, जोड़ते हुए चलना एक चीज को। अब तक मैंने क्या बताया था, 1815 में क्या हुआ था, वेना संधि, वेना संधि हुई, मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। वेना संधि के बाद क्या हुआ, वेना संधि के बाद क्या हुआ, रूढ़वाद आ गया, रूढ़वाद आ गया, रूढ़वाद आ गया, ठीक है ना, ये सब हुआ। इससे परेशानी किसको हुई, उदारवादियों को। फिर क्या हुआ भाई, 1815 से 1830 तक क्या किया इन लोगों ने, गुप्त संगठन बनाए, गुप्त संगठन बनाए नहीं बनाए, मजीनी ने और भी कई सारे क्रांतिकारी जो थे इन्होंने बहुत जम के स्ट्रगल किया, और फाइनली होता क्या है भाई, पटाखा फूटता कब है भाई, है ना। 15 साल मेहनत की इन्होंने, उदारवादियों ने, कि भाई देख लेंगे तुम्हें भी, और फाइनली भाई क्रांति हो जाती है फिर से, कहां पर भाई, 1830 में। और ये कहां पर क्रांति हुई भाई, तो क्रांति हुई फ्रांस में, फ्रांस में। और क्रांति एक जगह नहीं होगी बेटा जी, है ना। अब देखोगे क्रांति जो होगी वो एक जगह नहीं होगी, क्रांति होगी बहुत जगह पर, क्रांति हो गई भाई, है ना। क्रांति कहां पर हुई, फ्रांस में। क्रांति कहां हुई, क्रांति हुई फ्रांस में, समझ में आया, क्रांति हुई फ्रांस में 1830 में। और भी कई जगह क्रांति होगी, जुलाई क्रांति की बात करेंगे हम। अब यहां से होंगी क्रांतियां शुरू, तभी तो मैंने एक टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है क्रांति का युग, कि भैया तुमने ठीक है परेशान कर लिया 15 साल तक, लेकिन फाइनली जो पाप का घड़ा जो होता है 1830 में इन रूढ़वादियों को भर जाता है, और आप देखोगे 1830 में फिर से क्रांति हो जाती है, और पहली उथल पुथल कहां होती है, फ्रांस में होती है ना। 1830 में जुलाई में, जुलाई के महीना की बात चल रही है, जुलाई क्रांति भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो जुलाई के महीने में 1830 में क्रांति होती है। उदारवादी क्रांति जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, जो बर्मन राजा जो होता है इसको उखाड़ फेंकते हैं, भैया चल हट, चल बे, भाग यहां से, भाग यहां से, है ना। इसको जो है राजा की गद्दी से हटा दिया जाता है, फिर से बर्वो, जैसे लुई 16वें के साथ हुआ था इसके साथ भी वही होता है, इसको भगा दिया जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि फिर से फ्रांस में क्या आ जाता है, फिर से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है ना। और आप देखोगे संवैधानिक राजतंत्र मतलब क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ही यही होता है, संविधान, संविधान प्लस राजा, मतलब फिर से फ्रांस में वही आ गया, राजा को हटा दिया गया, और आप देखोगे ये बर्बन राजा जो था इसको हटा दिया गया, और आप देखोगे फिर से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है, मतलब संविधान बनेगा फ्रांस का, और संविधान और राजा जो होगा किसके अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार। अब राजा कौन बनेगा, तो आप देखोगे राजा बना दिया जाता है लुई फिलिप को, लुई फिलिप को,
लुई फिलिप को जो है फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। आप कहोगे सर बस कहानी खत्म हो गई, ना 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 ना, अभी एक और क्लाइमैक्स बाकी है भाई, अभी एक और ठीक है, मतलब एक और अभी जो है मेन सीन आने वाला है, एक और आपको मतलब जो मेन सीन जो होता है ना, जो धक धक देता है, तो वो आपको अभी एक सीन और आएगा। अभी फ्रांस में भी कहानी खत्म नहीं हुई है, 1830 तक पहुंचे हम अभी, हमारी कहानी 1789 से शुरू हुई थी और 1830 तक पहुंच चुकी है। आधी कहानी हमने इस चैप्टर की खत्म कर ली है, आधे से ज्यादा। अब क्रांति ही बची हुई है, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, तो भाई 1830 की जो पहली उथल पुथल जो है फ्रांस में हुई, और उसके बाद आप देखोगे कि बरवो राजा जिसको 1815 में बनाया गया था, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है और फिर से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है। और इसी प्रकार आप देखोगे कि फ्रांस में फिर से क्या आ जाता है, फिर से जो है संवैधानिक राजतंत्र आने के बाद लुई फिलिप को फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बताओ, है ना? तो यहां पर वही लिखा हुआ है, लुई फिलिप को राजा बना दिया गया। अच्छा, अब ये तो फ्रांस की बात हुई भाई। यूरोप में सिर्फ फ्रांस थोड़ी ना है, यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं। अब यूरोप में एक देश आता है, इसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स नाम है इसका, है ना? बेल्जियम है, बेसिकली आप बोल सकते हो बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम जो देश है, बेल्जियम जो देश है, बेल्जियम एक देश है यूरोप में, उसकी एक राजधानी है ब्रुसेल्स। आपने पढ़ा होगा, पढ़ोगे नहीं तो, है ना? अब होता क्या है बेल्जियम में, क्या होता है बेल्जियम में एक बहुत ज्यादा आक्रोश होता है, और आप देखोगे जिसके फलस्वरूप होता क्या, पहले क्या था, पहले जो बेल्जियम जो था वो किसका हिस्सा था? बेल्जियम जो पहले था, पहले बेल्जियम, आपको याद होगा भाई क्या हुआ था, याद करो, 1815 में जब क्रांति हुई थी तो उसमें क्या हुआ था? उसमें फ्रांस के आसपास कई सारे राज्य बना दिए थे, जिसमें क्या था, जिसमें एक नीदरलैंड भी आता था, याद करो, नीदरलैंड भी आता था। अब क्या हुआ, लेकिन हाँ याद रखना कि बेल्जियम जो था पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? बेल्जियम जो था वो पहले नीदरलैंड का हिस्सा हुआ करता था, नीदरलैंड का हिस्सा हुआ करता था, है ना? इसको बोलते थे हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ, है ना? अब आप सोच के देखो, जिसके फलस्वरूप नीदरलैंड के जो है यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले जो था, आप बोल सकते हो कि जो नीदरलैंड जो था, इसको पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बोलते थे। अब जो बेल्जियम है वो किससे अलग हो जाता है? बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। मतलब बेल्जियम में क्रांति हुई और बेल्जियम ने अपने आप को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। किससे आजाद कर दिया? नीदरलैंड से। नीदरलैंड का ही पहले हिस्सा हुआ करता था, मतलब यहां पे भी क्रांति हो गई और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेल्जियम को एक अलग राष्ट्र बना लिया। समझ रहे हो, अलग, धीरे धीरे क्रांति हो रही है, क्रांति हो रही है, ठीक है ना? याद रखना एक चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि भैया जो मेटरनिक जो था, जो कि एक कट्टर रूढ़वादी था, जिसने वेना संधि को जो है अध्यक्षता की थी, इसका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि मेटरनिक का यह स्टेटमेंट यह है कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो बाकी के यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। यह पता है क्यों दिया स्टेटमेंट? क्योंकि आप देखोगे जो भी फ्रांस में हुआ है उसका असर जो है पूरे यूरोप में पड़ा है। तो इसलिए यहां पे बोला जाता है कि भाई अगर फ्रांस को छींक भी आ जाए ना, तो उसका पूरा असर जो है, मतलब अगर फ्रांस को छींक भी आ जाए, पूरे यूरोप को जो है जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको, जुलाई में क्रांति हुई कहां पे? फ्रांस में। अब इसका असर कहां देखने को मिला? बेल्जियम में। समझ रहे हो? तो यहां पे इस बात पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भैया अगर फ्रांस को सर्दी जुकाम भी हो जाए ना, तो पूरे बाकी का जो पूरा यूरोप है, सॉरी, फ्रांस को अगर छींक भी आ जाए ना, तो बाकी का जो पूरा यूरोप है ना, इसको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसी वजह से दिया गया कि अगर फ्रांस में कोई भी गतिविधि होती है, उसका असर जो है पूरे के पूरे यूरोप पे देखने को मिलता है ना? तो यहां पे क्या हुआ, दूसरी चीज ये हुई हमारी कि जो हुई उसमें जो बेल्जियम जो होता है वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। याद रखना, ब्रुसेल्स क्या, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। क्या है सर? राजधानी है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई, ये सारी चीजें क्लियर हुई? हाँ या ना, फटाफट से बता दो। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद कुछ और क्या, लेक्चर ही खत्म करेंगे। एक चीज और हुई सर, क्या हुई सर? देखो मैंने क्या बताया, जुलाई की क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी सर? 1830 में, है ना? 1830 में हुई थी सर, बिल्कुल हुई थी 1830 में। आप देखोगे 1830 में क्रांति हुई, ठीक है? कहां पर हुई? सबसे पहले कहां हुई? सबसे पहले तो फ्रांस में हुई। ठीक है ना? ठीक है, फ्रांस में। उसके बाद कहां पे? उसके बाद आप देखोगे बेल्जियम में हो गई। दूसरी क्रांति कहां हुई? बेल्जियम में। ये 1830 की ही बात कर रहा हूं। अब तीसरी क्रांति कहां हुई भाई? तो तीसरी क्रांति हुई भाई ग्रीस में। समझ में आया? तीसरी क्रांति कहां हुई? ग्रीस में हुई। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, यूनान। याद रखना, यूनान। आपकी बुक में यूनान दे रखा होगा, यूनान के नाम से जानते हैं इसको, यूनान के नाम से जानते हैं। अच्छा सर, यूनान भी किसका हिस्सा? तो याद रखना, यूनान कहीं बाहर नहीं है। यूनान भी, हम यूरोप की ही बात कर रहे हैं तो यूरोप के ही देशों की बात करेंगे। बेल्जियम भी यूरोप का हिस्सा है और ग्रीस या फिर यूनान दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, चाहे ग्रीस बोल दो चाहे यूनान बोल दो, ये भी यूरोप का हिस्सा है। अब ये भी आजाद हो गया 1831 आते आते, इसको भी आजादी मिल गई। अच्छा सर, आजादी तो मिल गई, लेकिन ये किसके कंट्रोल में था? अब इसकी कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगर मैं बात करूं, ग्रीस की कहानी की बात करूं, यूनान की कहानी की बात करूं, तो एक टाइम पर आप देखोगे ये
जो एम्पायर था, पूरा साम्राज्य जो था, ये किसके अंडर में आता था? ये ऑटोमन साम्राज्य के अंडर में आता था। आप देखोगे 1830 तक ग्रीस जो था, यूनान जो था, वो ऑटोमन साम्राज्य के अंडर में आता था। ठीक है सर। लेकिन दिक्कत क्या थी? अगर हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस की जो संस्कृति जो थी ना, वो बहुत ज्यादा समृद्ध थी। बाकी के यूरोप का आप बोल सकते हो कि पालनहारी बोला जाता था, इसको पालना बोलते थे ग्रीस को, कि पूरे यूरोप का पालना है ग्रीस। लिख लेना है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि पूरे यूरोप की जो कहीं ना कहीं संस्कृति जो है वो प्रभावित थी ग्रीस से। ग्रीस में आप देखोगे मैक्सिमम जो जनसंख्या थी वो क्या थी? क्रिश्चियन थी। और दिक्कत यह थी कि जो ऑटोमन साम्राज्य था वो मुस्लिम साम्राज्य था। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि भाई एक तरीके से आप बोल सकते हो धार्मिक लड़ाइयां होती रहती थी यहां पे, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य जो था वो अपने धर्म को या फिर अपनी संस्कृति को जो है स्थापित करना चाहता था ग्रीस में। लेकिन ग्रीस जो देश था, वहां पे जो आम लोग थे वो क्या थे? वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे वो लोग। अब हुआ क्या? आप देखोगे 1821 से, आप देखोगे 1821 से यहां पर क्या होता है? यहां पे आजादी की लड़ाई शुरू होती है। आजादी की लड़ाई शुरू होती है। कब से शुरू होती है सर? 1821 से। और इसमें बहुत सारे जो क्रांतिकारी जो हैं, जिनको देश निकाला दे दिया गया था, है ना, वो क्या कर रहे थे? वो बाहर से जो है ग्रीस को जितना हो सके उतनी मदद कर रहे थे कि भाई कहीं ना कैसे भी करके ग्रीस जो आजाद हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, ग्रीस की संस्कृति बहुत ज्यादा प्रभावित थी। बाकी का यूरोप जो था वो भी चाहता था कहीं ना कहीं ग्रीस आजाद हो जाए। तो 1821 से यहां पे आप बोल सकते हो एक आजादी की लड़ाई, या फिर एक बोल सकते हो क्रांति, एक तरीके की जो क्रांति है वो शुरू हुई। क्रांति जो है वो ठीक है, क्रांति जो है वो शुरू हुई। ठीक है ना? हाँ, 1800 किसकी बात कर रहा हूं मैं? हम बात कर रहे हैं 1821 से। कहां पर सर? ग्रीस में, है ना। 1821 में शुरू हुई। और आप देखोगे कि यहां पे एक इंसान का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। एक अंग्रेजी कवि जो थे, मैंने बोला ना, ये क्या कर रहे थे भाई? अगर मैं बात करूं ग्रीस की, तो ग्रीस की संस्कृति बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब आप बोल सकते हो एक बहुत ज्यादा समृद्ध संस्कृति थी। और यहां पे जो एक बहुत बड़े कवि थे, इनका नाम था लॉर्ड वायरन, है ना। लॉर्ड वायरन की अगर हम बात करें तो भैया ये कौन थे? एक बहुत बड़े कवि थे। और इन लोगों ने क्या किया भाई? इन लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, है ना। इन्होंने पूरा पैसा वैसा इकट्ठा किया और उसको क्रांति में लगा दिया प्रॉपर तरीके से। आप देखोगे ना, है ना, इन्होंने क्या किया? धन इकट्ठा किया और बाद में जो है युद्ध में गए। इन्होंने युद्ध भी किया भाई, है ना, युद्ध किया। और आप देखोगे 1824 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और हाँ, इनकी मृत्यु युद्ध में नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु जो है बुखार के कारण हुई थी। अब इनका नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बोला जाता है ऐसा कि भैया अगर ग्रीस की आजादी की लड़ाई की हम बात करें, ग्रीस की क्रांति की अगर हम बात करें, तो इनमें उसमें इनका योगदान बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। और फाइनली आप देखोगे कि होता क्या है भाई? फाइनली जो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो हमारा ग्रीस जो होता है वो ऑटोमन साम्राज्य के चंगुल से आजाद हो जाता है। कब आजाद होता है सर? तो आप देखोगे यहां पर आप बोल सकते हो 1831 आते आते, है ना, 1831 आते आते आप देखोगे यहां पर हमारा जो आप बोल सकते हो कि हमारा जो ग्रीस जो होता है वो आजाद हो जाता है। किससे आजाद हो जाता है भाई? ऑटोमन साम्राज्य से। और आप देखोगे कौन सी संधि होती है इससे आजाद होता है? कौन सी संधि होती है? तो उसको दो नामों से जानते हैं, कोई भी याद कर लेना, एग्जाम में दोनों सही होंगे। एक है भाई कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और दूसरी आपको जो लिखनी है, जो आपको हिंदी में लिखनी है, वो है कुस्तुकतुनिया की संधि, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीस जो है वो आजाद कैसे हुआ था, किस संधि से जो है ग्रीस आजाद हुआ था, तो आंख बंद करके आपको बोल देना है भाई कुस्तुकतुनिया की संधि से ग्रीस या फिर यूनान आजाद हो गया था। यूनान ग्रीस दोनों सेम ही है, याद मैं फिर से बोल रहा हूं, अलग अलग नहीं है, यूनान ग्रीस दोनों एक ही है ना। तो कुस्तुकतुनिया की संधि से हमारा पूरा जो यूनान है वो क्या हो गया था? वो आजाद हो गया था, इसको एक राष्ट्र के रूप में मन के आया। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास में मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा ज्यादा कम इंटरेस्ट आ रहा होगा, बट हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी ले लिए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतनी रखते हैं, काफी चीजें हो गई आई गेस, है ना। कुछ टॉपिक्स और पढ़ाने थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। एक काम करते हैं भाई, थोड़ा सा हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम, क्या क्या हमने पढ़ा, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। हमने सबसे पहली चीज किसके बारे में बात की? हमने आज की क्लास में सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? तो हमने सबसे पहले वेना संधि के बारे में बात की। सर किसके बारे में बात की सर? हमने वेना संधि के बारे में बात की सर। ठीक है सर, वेना संधि के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है ना, वेना संधि हुई थी। ठीक है ना। ये जो चार जो देश हैं, कौन से देश हैं याद रखो, है ना। ये जो चार देश जो है प्रेब, इनके बारे में याद रखो, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इनके बीच में संधि हुई थी। और इसमें क्या निर्णय लिया गया था कि भाई कि जो भी बदलाव जो किए हैं नेपोलियन ने, उन बदलावों को हटा दिया जाए। और आप देखोगे जो भी नेपोलियन के हत्याए हुए इलाके जो थे, जो भी उसका साम्राज्य जो था, उसको आपस में इन लोगों ने बांट लिया। ठीक है ना। फिर मैंने क्या बताया, फिर आपको क्या बताया भाई? फिर मैंने आपको बताया ये कि रूढ़वादियों का युग आ गया। रूढ़वादी जो थे, इनका युग आ गया।
इनका जो है क्या आ गया, अबे दिक्कत है बड़ी, रूढ़वादी लोग, रूढ़वादी लोगों का युग, लोगों का युग, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि फिर से क्या हो जाता है, फिर से फ्रांस में जो है वही पुरानी वाली व्यवस्था जो है बहाल हो जाती है, बर्बन वंश होता है उसकी स्थापना फिर से कर दी जाती है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया भाई क्या हुआ, फिर मैंने आपको बताया क्रांतिकारियों के बारे में। क्या बताया भाई? मैंने आपको जो है क्रांतिकारियों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। इसमें मैंने आपको गुस्बी मजीनी के बारे में बताया कि किस तरीके से इन्होंने गुप्त संगठन बनाया और किस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, ये सारी चीजें आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्रांतिकारियों के बारे में बता दिया मैंने आपको, प्रॉपर तरीके से क्रांतिकारियों के बारे में बताया। और फिर मैंने आपको बताया इन क्रांतिकारियों के बाद जो है 1830 में जो बदलाव हुआ, 1830 में, है ना, कि जो जुलाई क्रांति हुई, जुलाई क्रांति, जुलाई क्रांति, जुलाई क्रांति जो हुई इसके बारे में जो है बताया गया। जुलाई क्रांति के बारे में जो है मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जुलाई क्रांति कहां कहां हुई भाई। तो आप देखोगे हमारा जो फ्रांस है, हमारा जो फ्रांस है ना, हमारा जो है ना बेल्जियम है, बेल्जियम है, ठीक है ना, हमारा जो क्या है, हमारा जो यूनान है ना, इनमें जो है जो क्रांति हुई इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे? तो अगली क्लास में हम रूमानीवाद के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या क्रांतियां सिर्फ हथियारों से होती हैं, क्या क्रांतियां सिर्फ हथियारों से होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कौन कौन सी चीजें हम अपना सकते हैं भाई, किस प्रकार से, है ना, आप बोल सकते हो कि पोलैंड ने भाषा का इस्तेमाल करके, भाषा को एक तरीके से ढाल का इस्तेमाल करके राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एक एक देश के क्रांति के बारे में, एक एक देश के जो राष्ट्रवाद की जो भावना है कैसे जागृत हुई और किस प्रकार से जर्मनी बना, किस प्रकार से इटली बना, किस प्रकार से ब्रिटेन बना। इन सारी चीजों के बारे में जो है हम बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी चीजें ये बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। मुझे पता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, लेकिन हाँ मैं सुधार करता रहूंगा, सुलेख लिखता हूं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।